सभी को नमस्कार। आज का जो ये फेडरेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक अफेयर्स का जो ये वेबिनार है इन एसोसिएशन विद मध्य प्रदेश टैक्स लॉ बार एसोसिएशन, उसके सभी व्यूअर्स का मैं स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं इस सेमिनार में हमारे साथ जुड़ने का। मैं आपका दोस्त और आज के इस वेबिनार का होस्ट सीए आदित्य जैन आपका तहे दिल से स्वागत करता है। दोस्तों, ये टॉपिक जो है रेरा एन अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोफेशनल्स, अभी हम इनफॉर्मल बात कर रहे थे योगेश जी, संतोष जी और लखोटिया जी, कि जब इनकम टैक्स के ऊपर हम कोई सेमिनार करते हैं तो हम उसको हेडिंग देते हैं डिकोडिंग ऑफ इनकम टैक्स। और रेरा के लिए जब हम लोग ये सेमिनार करने जा रहे हैं तो इट्स एन रियली एन अपॉर्चुनिटी फॉर आवर प्रोफेशनल्स। जो प्रोफेशनल्स हमारे इस एरिया में प्रोफेशन नहीं करते हैं, उनको भी आज का योगेश जी का ये सेमिनार बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। और मे बी उससे दो प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। एक तो हमारा अगर खुद का कोई प्रॉब्लम है इस एरिया के अंदर, तो हम या तो उसको खुद सॉल्व कर सकते हैं या योगेश जी को अप्रोच कर सकते हैं। प्लस आने वाले फ्यूचर के अंदर हम इस एरिया के अंदर अपनी खुद की प्रैक्टिस भी स्टैब्लिश कर सकते हैं। नो डाउट इसके लिए हमें हमेशा सीनियर्स की जरूरत पड़ती है। तो योगेश जी विल प्ले रोल ऑफ अ सीनियर टू अस इन दिस एरिया। तो इस सेशन को मैं स्टार्ट करने के लिए आपसे परमिशन चाहूंगा और मैं सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं हमारे इस सेशन के चेयरमैन पवन कुमार जी को बुलाना चाहूंगा कि वो प्लीज आए और हमारे व्यूवर्स को एड्रेस करें। छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं देना चाहूंगा। पवन जी जो हैं वो सीए इंस्टीट्यूट के फेलो मेंबर हैं। 2006 से वो प्रैक्टिस में हैं और अप्रोक्स 2 डिकेड से वो सीए की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और उनका जो पोस्ट क्वालिफिकेशन कई सारे उन्होंने कोर्सेज भी किए हैं। और उनका कोर एरिया ऑफ प्रैक्टिस है इनकम टैक्स, स्टैट्यूटरी ऑडिट, लिटिगेशन इन इनकम टैक्स एंड जीएसटी। प्लीज वेलकम आवर सेशन चेयरमैन सीए पवन कुमार जी। पवन जी, हेलो, सबको आवाज आ रही है मेरी? संतोष जी, आप म्यूट है। हमारे बीच में लखोटिया जी के बगल में जबलपुर से हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता निखिल खरे जी आ चुके हैं। उनका भी इस वेबिनार में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार निखिल जी। नमस्कार। संतोष जी, मैं स्टार्ट कर चुका था, शायद बिल्कुल म्यूट था। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। आपको आवाज आ रही थी मेरी? आ रही थी सर। अच्छा, तो मैं सेशन चेयरपर्सन एक बार पवन जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्लीज आए। चलिए, शायद पवन जी एग्जिट कर गए हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे बीच में एमपी टैक्स लॉ बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ए के लखोटिया जी हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्लीज इस वेबिनार को एड्रेस करें। मेरा आज जो हम रेरा पे मंथन करने जा रहे हैं, क्योंकि नाम ही मंथन है, तो फेरा पिया और एमपी टेक्सला बार के सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूँ। और हमारे बीच में हमारे अपने पिया के अध्यक्ष अभिषेक जी जैन, जो हमारे मध्य प्रदेश के भी स्पीकर है जीएसटी के, उनका विशेष रूप से स्वागत करता हूँ। साथ ही धीरज शर्मा जी, आदिप जैन जी, उत्तम जैन जी, एमपीटीएलबी के महेश त्रिपाठी जी सेक्रेटरी, संतोष गुप्ता जी, और आज के सेशन के चेयरमैन पवन कुमार जी, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आज के जो हमारे स्पीकर है सीए योगेश गोयल जी, गाजियाबाद से, तो आज हम उनको सुनेंगे। अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश में काफी बड़ी रेड हुई थी रियल एस्टेट में। तब मुझे समझ में आया था कि रेरा का क्या उपयोग है, कि रेरा रेरा में किस तरह बुकिंग कब होती है, कब रजिस्टर्ड होता है, और कैसे उसे पता पड़ता है कि जीएसटी कब की लाइबिलिटी कब आती है। तो मुझे समझ में आया कि रेरा का काफी उपयोग है। और हम जब प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो भी उसमें उसका अहम रोल रहता है कि भाई ये वास्तव में सही है कि नहीं है। तो रेरा से समझता हूँ कि जीएसटी और इनकम टैक्स और रेरा को पढ़ना बहुत जरूरी है एक साथ, नहीं तो अदरवाइज रियल एस्टेट में प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल है, चाहे वो जीएसटी हो चाहे इनकम टैक्स हो। तो आज मैं योगेश जी से निवेदन करूंगा कि हमारे को इसमें हमारे प्रोफेशनल भाइयों के लिए क्या अवसर है, और हमें किस तरह इसको जीएसटी और इनकम टैक्स से भी जोड़ के देखना चाहिए, उस बारे में वो आज हमारा मार्गदर्शन करेंगे। सभी का स्वागत है, अभिनंदन, धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद।
हमारे बीच में हमारे सेशन चेयरपर्सन पवन जी आ चुके हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पवन जी से कि वो प्लीज इस वेबिनार को एड्रेस करें। आई एम रियली सॉरी सर, ड्यू टू इनएडवर्ट इंटरनेट कनेक्शन मैं मिस। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदित भाई। हेलो हाँ आ रही है पवन जी, सर, आ रही है आवाज आ आवाज रही अरे है। अरे आपकी जी। आ रही है, आ रही जी। है। मेंबर्स ऑफ द बार, लर्निंग प्रोफेशनल्स एंड ऑल डियर पार्टिसिपेंट्स, गुड आफ्टरनून टू एवरी। मैं पवन कुमार आज के वेबिनार को चेयर करते हुए खुद को बहुत ऑनर्ड फील करता हूँ। इकोनॉमिक अफेयर्स और मध्य प्रदेश टैक्स लॉ ज्वाइंट बैनर के अंडर ऑर्गेनाइज किए गए इस वेबिनार बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल है। रियल एस्टेट सेक्टर का एक मेजर पार्ट है, स्पेशली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एडवोकेट्स और अदर प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग आज के टाइम में बहुत लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन में एस्क्रो अकाउंट में, कॉस्ट और रिवेन्यू रिपोर्टिंग में, स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट्स में, ऑडिट टैक्सेशन तो हमारे ब्लड में ही है, और सबसे इंपॉर्टेंट है लिटिगेशन एडवाइजरी सर्विस में। आज के टाइम में हम देखते हैं कि अगर बायर को समझ नहीं होती तो वो कोई भी बिल्डर टाइम पे घर नहीं देता, ये फिर टाइम से घर नहीं मिलता तो रेंट का डबल पेमेंट में फंस जाता है कोई भी बायर। अगर रेरा लॉ की क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो तो प्रोफेशनल्स अपने क्लाइंट को करेक्ट गाइडेंस दे सकते हैं, कंप्लायंस इंश्योर कर सकते हैं, और अननेसेसरी डिस्प्यूट और लिटिगेशन से बच सकते हैं या उनका प्रॉपर सकते हैं। तो मैं ऑर्गेनाइजर्स इज यूजफुल और नॉलेज बेस्ड सेशन को अरेंज करने के लिए अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा एन जी से कि वो सेशन को आगे बढ़ाए। धन्यवाद पवन जी फॉर योर काइंड वर्ड्स। हमारे बीच में एमपी टैक्स लॉ बार एसोसिएशन के सीनियर मेंबर संतोष गुप्ता जी भी हैं। संतोष जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी, आप भी प्लीज हमारे वेबिनार को एक बार एड्रेस करें। थैंक यू अदीप जी। और हमारे इस ज्वाइंटली वेबिनार की मंथन सीरीज का ये दूसरा सेशन है, दूसरी वेबिनार है। और हमारे मध्य प्रदेश टैक्स लॉ बार के बारे में हमारे अध्यक्ष महोदय ऑलरेडी बोल चुके हैं। तो ये जो रेरा पे हमारे फिया ने जो वेबिनार रखी है, निश्चित रूप से जैसा कि अभी हमारे पवन जी ने बताया है, और अभी जो हम लोगों की जनरल चर्चा भी हो रही थी, कि रेरा वैसे तो हमारे ग्राहकों के लिए है, जो हमारे बायर हैं उनके लिए है कि उनको क्या क्या सुरक्षा जो है प्रदान की जाए, क्योंकि रियल एस्टेट में बहुत सारे फ्रॉड और धोखाधड़ी अपने इंडिया में बहुत समय से चल रही थी। लेकिन हमारा जो आज का विषय है कि हमारे जो टैक्स प्रोफेशनल्स हैं उनको इससे क्या अवसर हैं, हमें कैसे इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेना चाहिए। तो मैं बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने आज के जो स्पीकर हैं हमारे योगेश जी, हम लोग सब उनको सुने और इस अवसर का आज हम सब लाभ उठाएं। धन्यवाद। धन्यवाद संतोष जी। हमारे बीच फिया के प्रेसिडेंट सीए अभिषेक जैन जी भी हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी शॉर्ट में हमारे वेबिनार को एड्रेस करें। Thank you, Adib ji. Thank you, FIA, and thank you, MP Tax Law Bar Association. President Sir Lakhotia Sir, Santosh Gupta Sir, Adib Bhaiya, all participants, Pawan ji, and specifically Yogesh ji for sparing time for all of us. And definitely मैं आपको बताता हूँ कि ये वेबिनार बड़ा अच्छा होने वाला है। हम रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल करवाएंगे आप सभी को इस वेबिनार के बाद में। और फिया के बारे में आपको मैं बता दूं कि फिया प्रोफेशनल्स का एक ग्रुप है। आप FIA.in पे जाके पूरा देख सकते हैं। आने वाले टाइम पे हम अब बात कर रहे थे 2025 न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 की एक सीरीज हम प्लान कर रहे हैं। तो माइट पॉसिबल हम 5 से 7 दिन के अंदर उसका फ्लायर, ताकि हम अपने मेंबर्स को, व्यूवर्स को, प्रोफेशनल्स, एडवोकेट्स, CAs सभी इसका बेनिफिट ले सके। और आपकी क्वेरी को भी हम हैंडल करेंगे। ज़्यादा समय मैं नहीं लेता, पर आप जुड़े रहिए, आप हमारे सोशल हैंडल से जुड़े रहिए। हमारी वेबसाइट है वो प्रॉपरली आपको गाइड करती है कि किस तरीके से आप मेंबर बन सकते हैं और किस तरीके से हमारे आने वाले प्रोग्राम रहेंगे। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वंडरफुल सेशन ऑफ योगेश जी ऑन अपॉर्चुनिटीज इन अंडर द रेरा। ओवर टू यू अदिब्य। थैंक यू अभिषेक जी। मैं सारे अपने व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्हें कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी डिस्कशन योगेश जी से करना है तो प्लीज अपनी क्वारी को नोट करके रखें। हम सेशन के बाद में
हम रिक्वेस्ट करेंगे योगेश जी से कि जिस भी हमारे मेंबर की कोई क्वेरी है, रिक्वेस्ट है, या जिसको हेल्प चाहिए योगेश जी से, वो बाद में पूछ सकता है। अब मैं अपने सेशन चेयरपर्सन पवन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कृपया हमारे स्पीकर का एक छोटा सा तारुफ हमारे व्यूवर से कराएं। पवन जी, पवन जी आप म्यूट हैं। पवन जी अनम्यूट कर लीजिए। आप म्यूट पे हैं पवन जी। पवन जी आप म्यूट हैं, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। आई फील देयर में बी नेटवर्क इशू, इस वजह से उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सर सर मिल जाएगा। आई एम रियली हाँ सॉरी, मैं जी पहुंच गया सर, मैं पहुंच गया आप तक। जी एम आई ऑडिबल सर? जी हाँ सर, हाँ। पवन जी। जी। इस इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पर गाइडेंस देने के लिए आज हमारे बीच में मौजूद हैं श्री योगेश गोयल जी, जो रियल एस्टेट और रेरा लॉ के फील्ड में एक एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजेबल प्रोफेशनल हैं। वो बीकॉम हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, 2001 के पास आउट हैं सर। सर एलएलबी भी हैं। सर ने काफी पोस्ट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट कोर्स आईसीआई के वैल्यूएशन, इनडायरेक्ट टैक्स, रियल एस्टेट, रेरा वगैरह पे कर रखे हैं सर। एंड सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो मोर देन 100 लेक्चर्स ऑन वेरियस टॉपिक ऑन दिस रेरा पे लेक्चर भी डिलीवर कर चुके हैं ऑन वेरियस एजुकेशनल सेमिनार्स ऑफ आईसीआई एंड एडवोकेट बार्स, एंड ऑल्सो ए फैकल्टी ऑफ आईसीआई इन सर्टिफिकेशन कोर्स ऑफ रियल एस्टेट लॉस। इट इज अवर प्लेजर कि आज हम उनको सुनेंगे और थोड़ा रेरा के बारे में और अच्छी तरह जानेंगे। ओवर टू योगेश जी। तो पवन जी, फेडरेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक अफेयर्स एंड मध्य प्रदेश टैक्स बार लॉ एसोसिएशन के जॉइंटली ये ऑर्गेनाइज प्रोग्राम, जिसके और श्री अभिषेक जैन जी जिन्होंने इस प्रोग्राम को जो है इनिशिएट किया, प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक अफेयर्स सीए धीरज शर्मा जी वीसी वाइस चेयरमैन, सीए अदीपवीर जैन जी सेक्रेटरी, सीए उत्तम मोदी जी ट्रेजरर, और मध्य प्रदेश टैक्स लॉ बार एसोसिएशन से एडवोकेट ए के लखोटिया जी प्रेसिडेंट, एडवोकेट मनीष त्रिपाठी जी सेक्रेटरी, और एडवोकेट संतोष कुमार गुप्ता जी कन्वीनर, और मेरे बाकी सभी साथियों, मेरे प्रोफेशनल साथियों। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे मौका दिया कि इस टॉपिक पर बात करना जिस पे कोई बात करना नहीं चाहता, ना प्रोफेशनल बात करना चाहते हैं, वो सुनना भी नहीं चाहते कि ये कुछ है। लेकिन लोगों को टाइम लगा, 8 साल लगे यहां तक आने में, कि ये भी एक प्रैक्टिस का एरिया है। जो मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई हैं, मैं उनको पहले तो एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि हमारे सीए इंस्टीट्यूट एक रियल एस्टेट पर सर्टिफिकेशन कोर्स कर रहा है, जिसकी मेरे ख्याल से अभी डेट खुली भी होंगी। तो जो लोग रियल एस्टेट के बारे में थोड़ा सा इन डेप्थ नॉलेज लेना चाहते हैं, इंक्लूडिंग रेरा और जो भी रियल एस्टेट के लॉ एप्लीकेबल हैं, तो उनको वो कोर्स जरूर ज्वाइन करना चाहिए। और दूसरा, अब हम बात करते हैं रेरा पर कि प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज इन रेरा। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, आज की तारीख में अभी जो पोजीशन है, रियल एस्टेट जो हमारे जीडीपी का पार्ट है अराउंड 7.3% है। और हमारे जो पीएम साहब हैं वो कह रहे हैं कि भाई हमें जो है डेवलप्ड इकोनॉमी बनना है 2047 तक। अगर उनके विजन को हम मान लें और उसी उसी लेवल पे हम पहुंचने वाले हैं 2047 तक, तो रियल एस्टेट जो होगा जीडीपी का पार्ट होगा अराउंड 20%। इवन मैं कहीं अभी पढ़ रहा था कि 2028 तक, 2029 तक ये रियल एस्टेट जो है जीडीपी का 13% आने वाला है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये रियल एस्टेट है, ये अराउंड जो है, ये जो सबसे ज्यादा जो है, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाला सेक्टर होता है एग्रीकल्चर, और ये सेकंड नंबर पर आता है जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है। अच्छा, अब जब रेरा आया था तो आप लोगों को थोड़ा बहुत सबको आइडिया होगा कि रेरा रेरा कि भाई ये आया है, कुछ है, रियल एस्टेट के ऊपर आया है। अगर आप देखोगे
तो अगर कोई भी रियल एस्टेट एक ट्रांजेक्शन होती है, मोटा मोटा कितने टैक्सेस जो है वो पे होते हैं? एक एस्टिमेट के हिसाब से लगभग लगभग 39% के टैक्सेस पे होते हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हों चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, सब मिला के। चाहे आप उसे जीएसटी मान लीजिए, चाहे इनकम टैक्स मान लीजिए, टीडीएस मान लीजिए, आप जो है रजिस्ट्रेशन के चार्जेस मान लीजिए, एक्स वाई जेड। तो सबसे ज्यादा बेनिफिट में किसके लिए आया ये? सबसे ज्यादा बेनिफिट में ये आया गवर्नमेंट के। जो प्रॉब्लम्स थी मार्केट के अंदर, प्रॉब्लम क्या थी कि बिल्डर पैसे ले लेते थे और पैसे लेने के बाद में प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं करके दे रहे थे, और उससे जो है सारी की सारी इकोनॉमी एक तरह से डेड हो रही थी। आपको मैं बताऊं कि एक मकान बनाने में अराउंड 240 आइटम्स लगते हैं, 240 टू 300 आइटम्स लगते हैं। तो अगर आप समझिए कि अगर रियल एस्टेट ठीक तरह से काम कर रहा है, इट मीन्स कि आपकी जो इकोनॉमी है, मतलब आपकी प्रैक्टिस भी, आप ये मान के चलिए जो आपके पास क्लाइंट आ रहा है, अगर वो किसी तरह की मैन्युफैक्चरिंग में लगा हुआ है, ट्रेडिंग में लगा हुआ है, जो मकान से रिलेटेड है, उसी की वजह से आपकी प्रैक्टिस चल रही है। क्योंकि वो 20 जब जैसे जैसे मतलब प्रोजेक्ट बनता जा रहा है, अगर टाइमली प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है, तो निश्चित सी बात है जो आइटम सारी यूज हो रही हैं उन सब की जो है डिमांड मार्केट में निकल रही है। एक्स वाई जेड, चाहे सीमेंट हो, सरिया हो, लोहा वो हो, टाइल्स हो, मतलब बजरी हो, और बदरपुर हो, और जो हाई एंड चीजें हैं, लग्जरी आइटम्स हैं जो भी मकान बनाने में लग रही हैं, सबकी डिमांड निकल रही है। तो ओवरऑल जो जो रेरा का ऑब्जेक्ट था, वो होम बायर्स का आना, प्रमोटर्स को कंट्रोल करना, या प्रमोटर के लिए बेनिफिट लेकर आना, वो सब चीजें एक तरफ थी। मेन चीज इसका ये ऑब्जेक्ट था कि इकोनॉमी को जो है बूस्ट करना। छोटा सा लॉ, 92 सेक्शंस हैं, मुश्किल से वर्किंग सेक्शन 40, लेकिन सारी इकोनॉमी को जो है बूस्ट कर रहा है। प्रमोटर्स के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी डाली हुई है कि भी आपको टाइमली कंप्लीट करके देना है, और वो टाइमली कंप्लीशन की वजह से सब लोगों को वर्क मिल रहा है। बात आती है कि अ, अभी मैं बात करता हूं रेरा के अंदर हमारे लिए क्या प्रोफेशनल है। क्या रेरा के बिना हम जो है, जैसे सर ने कहा, शायद लखोटिया सर ने बोला कि बिना रेरा के आप रियल एस्टेट के क्लाइंट को हैंडल नहीं कर सकते। मैं छोटी सी बात बताता हूं आपको कि जो रेरा के जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, आपको भी पता होगा कि सेक्शन 9 और 10 ऑफ द रेरा एक्ट, सेक्शन 9 के हिसाब से जो एजेंट्स रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को बेचना चाह रहा है तो उसको रेरा के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। तो अगर कोई भी प्रोजेक्ट बन रहा है तो क्या वो बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बन सकता है? इवन प्लॉटेड डेवलपमेंट क्यों ना हो, नहीं बन सकता। और जीएसटी रजिस्ट्रेशन अगर हो रहा है तो उसके साथ में, और प्रमोटर के है तो प्रमोटर के साथ में एजेंट भी जुड़ेंगे। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन अगर हो रहा है तो रिटर्न आप ही फाइल करेंगे उसकी। एजेंट है, एजेंट को जो है रेरा रजिस्ट्रेशन लेना है। अब आप बताइए कि इसमें एग्जेम्पशन लिमिट कितनी है? क्या एजेंट के लिए 20 लाख रुपए की एग्जेम्पशन लिमिट एप्लीकेबल होती है? नहीं होती। रूल सेक्शन 24 सब क्लॉज 7 जो ये कहता है कि अगर आप किसी रजिस्टर्ड प्रमोटर, रजिस्टर्ड पर्सन के बिहाफ पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, देन यू मस्ट बी रजिस्टर्ड। एक व्यक्ति जो आपके पास आया कि उसको रेरा का रजिस्ट्रेशन लेना है, तो रेरा के एज एजेंट रजिस्ट्रेशन लेना है, तो उसके लिए कंपलसरी नहीं हो गया कि क्या कि वो जो है जीएसटी में भी रजिस्ट्रेशन ले। आप देखिए कि एक चीज से दूसरी चीज जुड़ गई, कि जो रियल एस्टेट में जो है वो मतलब रेरा रजिस्ट्रेशन कराने आया आपके पास में, एजेंट का रजिस्ट्रेशन कराने आया, तो उसको जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी लेना है। और इवन जहां तक मुझे याद आ रहा है कि एमपी के अंदर तो क्वार्टरली रिटर्न भी जाती है एजेंट की, हमारे यहाँ नहीं जाती है यूपी के अंदर, लेकिन जो भी उसने सेल परचेज की हुई है, सेल की हुई है ऑन बिहाफ ऑफ बिल्डर, उसकी रिटर्न भी जो है वो फाइल करनी होती है रेरा अथॉरिटी को। तो वो फाइल भी आप ही करोगे। एक ही एक व्यक्ति जो एक रजिस्ट्रेशन कराने आपके पास आया था, उसके 3 काम आपने कर दिए, और जब तीन कर दिए तो चौथे भी होगा साहब। यहां पर कमीशन का रेट पता है आपको क्या क्या हो सकता है रियल एस्टेट के अंदर? 1% से लेकर 10-12% तक कुछ भी हो सकता है। और जब इतनी रिवेन्यू जब जनरेट होगी, तो हो सकता है कि आप ऑडिट भी करें उसका, आप उसकी रिटर्न भी फाइल करेंगे। तो आपको, और वो आएगा क्यों आपके पास में? वो आएगा रेरा की वजह से।
कि आप रेरा का एजेंट का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, और एक क्लाइंट को आपने 4 सोर्सेज में कन्वर्ट कर दिया। अब बात मैं करता हूं रूल 42 ऑफ द जीएसटी एक्ट, जो जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है। नॉर्मली जब आरआईटीसी की बात हम करते हैं, अच्छा ये मैं आपको बताऊं कि रियल एस्टेट के अंदर 1 अप्रैल 2019 से रेट चेंज हो गए। रेट क्या क्या चेंज हुए कि जी अफोर्डेबल हाउसिंग है तो 1% का विदाउट आईटीसी आप जो है आपको पे करना है। अगर रेजिडेंशियल है, न्यू प्रोजेक्ट है, तो 5% लगेगा, और अगर कमर्शियल है तो 12% विद आईटीसी होगा। 5% वाला विदाउट आईटीसी रहेगा जो रेजिडेंशियल में है। लेकिन जो ओल्ड प्रोजेक्ट चले आ रहे हैं, जो उनमें आपके पास ऑप्शन था कि आप जो है आप अपनी मर्जी से ये डिक्लेयर कर सकते थे कि भाई मैं आईटीसी वाला लूंगा ऑप्शन, चाहे विदाउट आईटीसी वाला होगा। तो 2019 को मुझे जो है वो रिवर्सल करना होता। 1 अप्रैल 2019 को ही मुझे जो आईटीसी मैंने लिया हुआ होता उसको रिवर्सल करना होता। अब मैं बात कर रहा हूं केवल जिनमें जो है आपने ऑप्शन ऑप्ट कर लिया, कि जिसमें आपने आईटीसी का ऑप्शन ऑप्ट कर लिया कि मैं तो विद आईटीसी जो है मैं जो है जीएसटी रिटर्न भरूंगा प्रमोटर्स की। रूल 42 क्या कहता है? रूल 42 कहता है कि भाई आप आईटीसी आईटीसी लेते जाइए, लेते जाइए, लेते जाइए, जब आपका कंप्लीशन हो जाएगा तब आपको रिवर्सल करना है। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ जाए तब आपको रिवर्सल करना है। अब ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए भी डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है। जैसे हमारे यहाँ तो अपार्टमेंट एक्ट में कहता है कि डीम्ड कंप्लीशन भी होता है। अब मुझे ये देखना है कि मुझे कब बेनिफिट लेना है। और इवन जीएसटी एक्ट तो ये कहता है कि फर्स्ट ऑक्यूपेशन, बिना बिना आपने जो है ओसीसीसी लिए भी आपने किसी को कब्जा दे दिया तो वो फर्स्ट ऑक्यूपेशन हो गया, तो आपको वहीं पर रिवर्सल करना है। अब आपको सपोज करो आरआईटीसी करना है, रिवर्सल करना है आईटीसी का। मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं कि सपोज करो एक प्रोजेक्ट जो है वो बना हुआ है, उसमें एक बिल्डर ने वो 6 यूनिट बना रहा है। उसने 4 तरह के रजिस्ट्रेशन, 4 रजिस्ट्रेशन ले ली रेरा में कि भाई मैं एक प्रोजेक्ट, जो टावर नंबर 1 मेरा एक प्रोजेक्ट है, टावर नंबर 2 मेरा दूसरा प्रोजेक्ट है, टावर नंबर 3 जो है वो तीसरा है, या इस तरह से चार चार मैं यूनिट मान लेता हूँ, 4 अलग अलग टावर का 4 रजिस्ट्रेशन ले लिए। लेकिन जीएसटी रजिस्ट्रेशन तो सबका एक ही रहेगा। अब उसने टावर 1 कंप्लीट कर लिया। टावर 1 कंप्लीट करने के बाद में अब उसका ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट अगर उसको मिल गया, या कंप्लीशन सर्टिफिकेट उस टावर का मिल गया, तो उसको टावर 1 के रिलेटेड जितनी भी आईटीसी होगी जो उसने कंज्यूम की होगी, वो जो जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है, सॉरी, जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है उसकी आरआईटीसी करनी पड़ेगी। अब एक ट्रक सीमेंट का आ गया। अब आप ये बताइए कि आप ये सेग्रीगेट कर पाएंगे कि कौन से वाला जो कट्टा जो है वो मतलब कितने कट्टे जो है इसमें लगे, कितने उस पर दूसरे वाले टावर में लगे, कितने तीसरे वाले टावर में लगे, कितने चौथे वाले टावर में लगे? आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। और एज पर जो इनकम टैक्स एक्ट है, चाहे जीएसटी एक्ट है, चाहे रेरा एक्ट की बात करें, तो प्रोजेक्ट वाइज अकाउंटिंग जरूरी है। और प्रोजेक्ट का मतलब क्या है कि जो रेरा में रजिस्टर्ड हो। तो मतलब सिंगल टावर भी एक प्रोजेक्ट है, लेकिन अकाउंटिंग पॉसिबल ही नहीं है सेपरेटली जो है हर टावर वाइज अकाउंटिंग। अब परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, आप सपोज करो एक ट्रक आपका जो है सीमेंट का आ गया और आपने चारों टावरों में उसको लगा लिया। मैं 4 टावर का एग्जांपल ले रहा हूँ। अब एक टावर तो जिसका ओसी आ गया, जिसका आप मान के चलो कि 100% कंप्लीट हो गया। दूसरे वाला जो है वो 60% कंप्लीट था, तीसरा वाला 30% कंप्लीट था, चौथा वाला 10% कंप्लीट था। अब मटेरियल तो सारा लगा है, एक ही उसमें टावर में लगा है, सभी सभी टावर में मटेरियल लगा है। अब आप आरआईटीसी कैसे करेंगे? और वो कहता है कि जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होता जाए वैसे वैसे आपको आरआईटीसी करनी है। ऐसी कंडीशन में रूल 42 के लिए आपको जो है रेरा एक्ट में 3 सर्टिफिकेट का प्रोविजन है कि जहां पर 3 सर्टिफिकेट लेने होते हैं बिल्डर को पेमेंट को विड्रॉ करने के लिए। नंबर 1 आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट, नंबर 2 इंजीनियर सर्टिफिकेट, और नंबर 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफिकेट। और इवन जो जो आर्किटेक्ट है उसको परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन हर टावर का अलग से देना होता है। इंजीनियर को हर टावर में कितनी एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट हुई है वो अलग से बताना होगा। तो क्या आप ये बताइए कि आप रेशो एनालिसिस करके आप ये नहीं निकाल सकते कि किस टावर में कितनी इन्वेस्टमेंट आपकी हो गई है और कितना आप आरआईटीसी कर सकते हैं? तो आप मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बिना रेरा के आप ये नहीं कर सकते।
आपको अगर उन सर्टिफिकेट को की समझ है तो वो रेरा से ही जनरेट होगी। जब आपको थोड़ी सी रेरा की समझ पैदा हो जाएगी कि इन सर्टिफिकेट के बेसिस पे मैं अपना RITC कैलकुलेट कर सकता हूं, तो केवल ये जरूरी नहीं है कि आप रेरा की प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, लेकिन रेरा की वजह से आपको ये चीजें भी समझनी पड़ेंगी। इसके अलावा एक TDR की लाइबिलिटी, यहाँ पर एक कोई सर थे जो हैं जो GST एक्सपर्ट हैं, तो आपको ध्यान होगा कि TDR की, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स के ऊपर जो है वो GST की एप्लीकेबिलिटी आ गई है। इवन गुजरात हाई कोर्ट ने भी अपील कर दिया कि इवन इन केस ऑफ JDA, कि जहां ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट हो रहा है तो GST की एप्लीकेबिलिटी है। एप्लीकेबल कब होगा? जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब लोगों को बहुत सी बार तो TDR ही समझ में नहीं आता कि क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट क्या होता है, डेवलपमेंट राइट क्या होते हैं। तो थोड़ा सा समझ आपको जो लोकल लॉज की होगी, जहां पर आपका आपको जो अपार्टमेंट एक्ट है या अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट है जो रेरा के साथ एसोसिएटेड है, एक तरह से लोकल लॉ है, जब उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी होगी तो आप उसको इजीली समझ पाएंगे कि ये ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट होता क्या है आखिर, और वो किस पॉइंट पे आपको कह रहा है कि GST की लाइबिलिटी आ जाएगी। वो भी कंप्लीशन के ऊपर बात आ रही है। मेरे पास में एक क्लाइंट आए, कहते हैं जी हमारे ऊपर जो है TDR का नोटिस आ गया, और जो TDR का जो सर्कुलर था, अब मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं उसमें ये लिखा हुआ था कि अगर 1 अप्रैल शायद 19 से पहले अगर आपने जो है वर्क अपना स्टार्ट कर दिया था कंस्ट्रक्शन का, तो TDR की लाइबिलिटी नहीं आएगी। अब मेरे पास में क्या प्रूफ था कि जो है मैं TDR की लाइबिलिटी से बच जाऊं GST के अंदर? मैंने अपनी रेरा की वेबसाइट पे अपने प्रमोटर का जो है लॉगिन खोला, उसमें देखा कि इसके आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट, इंजीनियर सर्टिफिकेट क्या लगे हुए हैं। वहां पर मुझे दिखाई दिया कि वहां पर उसने लिखा कि इतना परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीट हो गया। परसेंटेज वर्क कंप्लीट का मतलब क्या होगा कि मैंने तो काम स्टार्ट कर दिया था। और ये सब चीजें क्या होती हैं, जो क्वार्टरली सर्टिफिकेट्स हैं, ये वेबसाइट पे, रेरा की वेबसाइट पे हर क्वार्टर में अपडेट करने होते हैं, 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, जो टाइम लिमिट अपनी रेरा अथॉरिटी की होती है। तो कल को डिपार्टमेंट वाला ये भी नहीं कह सकता कि जी आप मेरे लिए सर्टिफिकेट बनवा के लाए हो, GST वाला। तो ये सब चीजें क्या है कि रेरा कहीं ना कहीं हमारी डेली प्रैक्टिस से एसोसिएटेड है। अब इसके बाद में बात करता हूं सर इनकम टैक्स की। सभी लोग जो है ज्यादातर इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर हैं। अब मेरा अपना एक मानना है कि अगर आप NCR में बैठे हुए हो, तो अगर आप ऑन एन एवरेज 300 रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो आप ये मान के चलना कि 30% आपका क्लाइंट, यानी 90 क्लाइंट ऐसे होंगे जो इन्वेस्टमेंट करे बैठे हैं और जो डिफॉल्ट, जिनकी इन्वेस्टमेंट में कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर है रियल एस्टेट के अंदर। आपको क्लाइंट ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको अपने क्लाइंट की बैलेंस शीट देखने की जरूरत है कि उसने कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखी है और कौन सी इन्वेस्टमेंट गलत हो रखी है। अगर आपके मतलब, अब मैं MP की बात करूं, अगर भाई हो सकता है कि आपके यहाँ स्कैटर्ड होंगे क्लाइंट, मतलब छोटा क्लाइंट भी होगा, बड़ा क्लाइंट भी होगा, लेकिन ये रियल एस्टेट एक ऐसी चीज है कि ज्यादातर सब लोग इन्वेस्टमेंट करे बैठे हैं। आपको क्लाइंट ढूंढने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी बनिस्पत उस एडवोकेट के या उस चार्टर्ड अकाउंटेंट के जो कि सिविल की प्रैक्टिस कर रहा है, क्योंकि सारा डाटा तो आपके पास पड़ा हुआ है हर क्लाइंट का। जिसने इन्वेस्टमेंट की है वो, आप ये मान के चलिए कि वो इनकम टैक्स का जो है, इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल कर ही रहा है। अच्छा, इसके अलावा बात आती है सर और कौन से प्रोविजन एप्लीकेबल है। सेक्शन 43CB है। मेरे ख्याल से अभिषेक जैन जी ज्यादा अच्छी तरह से वो समझा पाएंगे कि 43CB क्या है, लेकिन मैं उसका रेफरेंस ले रहा हूँ सर केवल। मैं कोई इनकम टैक्स में एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं रेरा में भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं काम कर रहा हूँ अपना बस। लेकिन अब 43CB क्या कहता है कि परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन के बेस पे आपको इनकम टैक्स पे करना है इन केस ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। और उसमें भी जो है जो क्या कहते हैं, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो गाइडेंस नोट इशू करे, ये स्टैंडर्ड इशू करेगा। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकलेगी कैसे सर? परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन तो वो 3 सर्टिफिकेट जो हैं, आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट, इंजीनियर सर्टिफिकेट, CA सर्टिफिकेट, जो क्वार्टरली वाले हैं, वही बताएंगे ना आपको। तो आपको वो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं किसी प्रमोटर की, बिल्डर की, तो आप अलग से सर्टिफिकेट बनवाएंगे उसके लिए। और जबकि ये 3 सर्टिफिकेट, ये दीज आर पब्लिक डॉक्यूमेंट,
available on the RERA website. Each and everyone can check them. आप ये मान के चलिए कि जो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन है, ये डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट चेक कर रहे हैं। मैं जीएसटी की बात करूं, अगर आप आईटीसी की बात करें, तो दो चीजें मेरे दिमाग में हो रही हैं कि जहां पर हम आईटीसी की बात करते हैं, जहां पर आईटीसी हम ले रहे हैं रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के अंदर, जिस दिन किसी प्रोजेक्ट का कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ गया, उस दिन हमें उसका आरआईटीसी करना पड़ता है। अब आप सपोज करो, आपका प्रोजेक्ट का कंप्लीशन सर्टिफिकेट तो आपने डाल दिया रेरा की वेबसाइट पे कि जी मेरा तो जो है प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया या 100% कंप्लीशन दिखा दिया, लेकिन आपने आरआईटीसी किया नहीं, तो कल को जीएसटी डिपार्टमेंट आपको पकड़ के बैठ जाएगा कि देखो रेरा की वेबसाइट पे तो आपने डिक्लेयर कर दिया कि आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, और यहां पर जो आपको आरआईटीसी करना था वो आपने किया नहीं। तो ये चीजें, मतलब मेरा मानना ये है कि रेरा इज इंटरकनेक्टेड विद जीएसटी एंड इनकम टैक्स। इसके अलावा सर जेडीए की बात करेंगे। जेडीए की टैक्सेबिलिटी आती है कि जी कंप्लीशन पर जो है वो, अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है सेक्शन 45(5)(a) के अंदर, कि जो कंप्लीशन होगा तब जो है इंडिविजुअल और एचयूएफ के हैंड में जो है लाइबिलिटी तभी अराइज होगी जब कंप्लीशन हो जाएगा। अभिषेक जी, वही दोबारा बात आ गई कि इनकम टैक्स के एक्सपर्ट वो हैं, लेकिन मुझे जितना समझ में आता है मैं उतना बता रहा हूं कि कंप्लीशन निकलेगा कैसे। कंप्लीशन तो फिर रेरा ही बताएगा सर, कि रेरा की वेबसाइट पे जाके आप देखेंगे प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। इसके अलावा टीडीएस की लाइबिलिटी आती है, वो तो पेमेंट के बेसिस पे है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसके अलावा सर मोटा मोटा जो वर्किंग की कंडीशंस मैं बता रहा हूं इसमें, इनकम टैक्स के अंदर अकाउंटिंग के इशू आते हैं, मतलब सॉरी, रियल एस्टेट के अंदर अकाउंटिंग के इशू आते हैं। अकाउंटिंग बहुत बड़ा मैटर करती है। जो भी सर्टिफिकेशन है आपका, और रेरा के अंदर जो सर्टिफिकेशन, सीए सर्टिफिकेशन है, क्या वो बिना बिना प्रॉपर अकाउंटिंग के हो पाएगा? मीन्स जो आपका डाटा है, जो आप डाटा बना रहे हो इनकम टैक्स के हिसाब से, जीएसटी के हिसाब से, उसी पे ही जो है वो रेरा भी रिलाई कर रहा है। तो वहां पर भी आपको जो है मतलब सारी चीजें मेंटेन करनी पड़ेंगी। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनके हिसाब से जो है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, अकाउंटिंग फॉर रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन, और ये गाइडेंस नोट ऑफ रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन, मतलब AS7 तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए है, और ये गाइडेंस नोट ऑफ रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन, ये भी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन की बात करते हैं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं सब चीजें ये रेरा से इंटरकनेक्ट हो जाती हैं, कि जब तक आप रेरा के प्रोविजंस को नहीं समझेंगे तब तक आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट भी कहीं ना कहीं वो जो है इनकम्प्लीट रह गई हैं। ये आप मान के चलिएगा। रही बात वर्क की, रेरा के अंदर जो एप्लीकेबिलिटी है रेरा एक्ट की, वो कहते हैं कि जी रेरा जो है वो प्लान्ड एरिया के ऊपर एप्लीकेबल है। प्लान्ड एरिया समझते हैं? प्लान्ड एरिया का मतलब होता है कि जिस जगह के लिए कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी या डिपार्टमेंट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग जो है वो मैप अप्रूव करता हो। आप जैसे सपोज कीजिए भोपाल में बैठे हैं, तो भोपाल के अंदर हो सकता है भोपाल डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, या भोपाल में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट होगा जो मैप अप्रूव करता होगा। एमपी के अंदर खास बात क्या है, एमपी के अंदर आज तक जो है जो प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड हैं वो है 6000 समथिंग के करीब रजिस्टर्ड है प्रोजेक्ट, 6060 प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है। लेकिन उसमें खास बात बताऊं मैं आपको क्या है, पूरा एमपी इज ए प्लान्ड एरिया, फुल एमपी इज ए प्लान्ड एरिया। इसका मतलब ये हो गया कि अगर रेरा के क्राइटेरिया के अंदर कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, मींस कोई प्रोजेक्ट जिसका एरिया 500 मीटर से ज्यादा का है या 8 यूनिट से ज्यादा है, तो उसको रेरा में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। इसका इंपैक्ट कितना समझे कि अगर गांव के अंदर भी कोई प्रोजेक्ट आ रहा है तो उसको भी रेरा के अंदर रजिस्टर्ड कराना है। ऐसा नहीं है कि वो जो है रेरा में रजिस्टर्ड ना हो। आपके यहाँ पर 6060 प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड हैं। यूपी की आबादी आपसे 3 गुना है, लेकिन यूपी में प्लान्ड एरिया को की डेफिनेशन को नैरो ले रहे हैं। इस वजह से केवल 4000 समथिंग प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है, आप यहाँ ज्यादा प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है। तो आप देखिए कि आपके लिए आपके यहाँ कितनी अपॉर्चुनिटी है कि छोटा से छोटा प्रोजेक्ट, 500 मीटर का प्रोजेक्ट क्या होता है, कुछ भी नहीं होता।
या 8 यूनिट से ज्यादा क्या होती है? कुछ भी नहीं होती। वो प्रोजेक्ट भी रेरा के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है। आपके पास क्लाइंट आता है, आप ही उसको फाइनेंशियली जो है कंसल्ट करते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप ये देखें कि क्या वो प्रोजेक्ट जो है रेरा के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है या नहीं है। तो बात करता हूं नंबर ऑफ एजेंट्स की। कोई भी अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है, 6060 प्रोजेक्ट अगर रजिस्टर्ड है, आप मुझे बताइए कि क्या बिना एजेंट के वो प्रोजेक्ट सेल हो सकता है? पॉसिबल है सर क्या? बताइए मुझे। नहीं है ना। बिना एजेंट के प्रोजेक्ट नहीं बिक सकता। लेकिन नंबर ऑफ एजेंट कुल पता है कितने रजिस्टर्ड है आपके यहाँ? 2463। हमेशा ये तो समझ में आता है कि नंबर ऑफ प्रोजेक्ट जो है कम हो और नंबर ऑफ एजेंट ज्यादा हो, लेकिन ऐसा समझ में नहीं आता कि नंबर ऑफ प्रोजेक्ट तो ज्यादा हो गए और नंबर ऑफ एजेंट 130 रह गए। तो सर कितना बड़ा एरिया आपको टैप करना है? जो एजेंट्स हैं, जो रियल एस्टेट एजेंट काम कर रहे हैं, और उसी एजेंट को आपको इनकम टैक्स भी करना है, जीएसटी भी करना है, और आपको आपको रेरा की रिटर्न भी फाइल करनी है। रेरा की रिटर्न भी फाइल करनी है, जीएसटी की रिटर्न भी फाइल करनी है, इनकम टैक्स की रिटर्न भी फाइल करनी है, और ऑडिट भी करना है। तो ये बड़ा अनटैप्ड एरिया मुझे नजर आया यहाँ पर, आपके यहाँ पर एमपी के अंदर, कि ऐसी ऐसी चीजें कैसे पॉसिबल है। अब बात करते हैं सर केसेस की। नंबर ऑफ केसेस हैं आपके यहाँ 10,155, जो मैंने अभी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग की वेबसाइट से डाटा उठाया। 6,060 प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड हैं, 10,155 केसेस। ऑन एन एवरेज डेढ़ डेढ़ केस हो गया एक एक यूनिट, एक प्रोजेक्ट पे। अगर एक प्रोजेक्ट खराब हो रहा है सर, और 200 यूनिट बना रहा है, तो 200 केस मान के चलिए, 200 केसेस आने वाले हैं आपके पास में। इट मीन्स अवेयरनेस जो है रेरा को लेके बहुत ही कम है मत एमपी के अंदर भी। तो ये आपको, आपका काम जो है केवल यही खत्म नहीं होगा, आपको भी अवेयरनेस क्रिएट करानी है अपने क्लाइंट्स को लेकर भी, अपने एजेंट्स को, आपके एजेंट्स को लेकर भी, और आपके प्रमोटर्स को लेकर भी। ये पूरे पूरे एमपी जो है, जब एक प्लान्ड एरिया है, तो छोटा से छोटा प्रोजेक्ट भी वो रेरा के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर लाइबल है, लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन है। तो ये अपॉर्चुनिटी है एमपी के अंदर, तो मेरा अपना मानना है। दूसरी बात, नंबर ऑफ केसेस की, वही 10,155 केसेस आए। सर एक केस अगर फाइल होता है तो 2 वकीलों की रिक्वायरमेंट होती है। हो सकता है 3 की जरूरत भी पड़ जाए, क्योंकि यहां पर 3 लोग ही पार्टी बन सकते हैं। नंबर 1 अलॉटी है, नंबर 2 एजेंट्स है, और नंबर 3 प्रमोटर या बिल्डर जिसे आप कह सकते हैं। तो अगर किसी केस में 3 लोग पार्टी हैं तो 3 मैन पावर की जरूरत है। अगर जो है 2 लोग हैं तो 2 मैन पावर की जरूरत है। तो 10,155 केस अगर हुए, तो लगभग लगभग 20,000 मैन पावर की जरूरत थी, जो आप ही थे सर, आपकी ही जरूरत थी, जिसमें आप प्रेजेंट नहीं हुए। ये तो सर थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने दिया कि अपॉर्चुनिटी क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या नहीं है। अच्छा, 60,000 प्रोजेक्ट की, सॉरी 6,000 प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ रजिस्ट्रेशन की। आप ये 100%, 101% मेरे से लिख के रखवा लीजिए, बिना सीए के प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड नहीं हो सकता। बिना एडवोकेट के प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बिना सीए सर्टिफिकेशन के रजिस्ट्रेशन आप अप्लाई नहीं कर सकते, और बिना लीगल अंडरस्टैंडिंग किए हुए आप प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड नहीं कर सकते। बिना फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग के आप प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड नहीं कर सकते। तो बिना आपके तो सर पॉसिबल ही नहीं है। दिक्कत क्या है कि सब लोग छोड़े हुए बैठे हैं। अब अभी किसी ने मैसेज डाला है कि पीपीटी है। पीपीटी मैंने रिलेवेंट नहीं बनाई है, इससे रिलेटेड नहीं बनाई है, कि प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज को लेकर मैंने लॉ के पॉइंट पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मैं कुछ चीजें और डिस्कस करूंगा, और मैं समझता हूँ कि आपको अभी तक तो इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। जी योगेश जी। अब ये तो चलो बात होगी सर इस चीज की, मैं और आगे चल रहा हूँ।
जब भी कोई हम रेरा की बात करते हैं, रेरा में क्या होता है कि बिल्डर को जो है ना, जब भी कोई रजिस्ट्रेशन कराने जाता है बिल्डर को क्या करना पड़ता है, बुकिंग फॉर्म, जो आप बुकिंग फॉर्म लेते हैं उसकी कॉपी सबमिट करनी पड़ती है रेरा अथॉरिटी को। अब बुकिंग फॉर्म जो है वो रेरा के हिसाब से बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, वो कौन चेक करेगा? एक प्रोफेशनल ही कर सकता है सब। उसको जो है एग्रीमेंट फॉर सेल जो बनाना है, वो उसका प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है, लेकिन उसमें सारी डिटेल फिल करनी होती है। वो रेरा के हिसाब से बना हुआ है, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बना हुआ है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, वो जो है वो आप चेक करनी है आपको। जो रजिस्ट्री है, जो रजिस्ट्री होनी है फ्यूचर में, उसका फॉर्मेट भी पहले ही देना है। तो आप ये बताइए कि बिना, क्या कोई कोई प्रमोटर इतना कैपेबल है कि वो सब चीजें अपने आप कर लेगा? बिना प्रोफेशनल के पॉसिबल है सब? नहीं पॉसिबल है। और रियल एस्टेट पे एक एक एक्ट नहीं एप्लीकेबल हो रहा। मैंने एक लिस्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आपके यहाँ। बल्कि क्या है कि अभी सपोज कीजिए आपके यहाँ कोई जेडीए करना चाहता है, तो जेडीए में क्या होता है कि एक लैंड ओनर हो गया और एक डेवलपर हो गया। तो आपके यहाँ तो डेवलपर को भी अलग से लाइसेंस लेना होता है, उसको डीएम ऑफिस से एक लाइसेंस मिलता है। तो आप ये समझिए कि वो भी आपके लिए प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी है कि भाई उसका लाइसेंस भी करा कर दीजिए आप। और जो एप्लीकेबल एक्ट है मैं बता रहा हूँ आपको, रेरा जो रियल एस्टेट के ऊपर एप्लीकेबल हो रहे हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंडियन ईजमेंट एक्ट, इंडियन स्टाम्प एक्ट, द रजिस्ट्रेशन एक्ट। अगर मैं यूपी की बात करूं तो यूपी में अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट है। तो एमपी में भी 101% अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट है एमपी का, क्योंकि ये सभी स्टेट लॉ हैं। और बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं मिलेंगे आपको, वो थोड़ा बहुत चेंजेस होंगे लोकल लॉज के हिसाब से, लैंड लैंड के हिसाब से। ये सब सब एप्लीकेबल हो रहे हैं। यूपी के अंदर अपार्टमेंट एक्ट है, तो मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश प्रकोष्ठ अधिनियम है। ठीक है, राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड एक्वाजिशन रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट एक्ट, आप लोगों ने सुना हुआ होगा, आप यूज करते हैं। अभिषेक जी, आपने सुना है नहीं? अभिषेक सर। सर ये एक्ट सभी यूज करते हैं, इनकम टैक्स में जितने भी लोग हैं सब यूज करते हैं। ये वो एक्ट है जिसमें लैंड को एक्वायर गवर्नमेंट कर रही है, तो 4 टाइम्स या 2 टाइम्स जो है कंपनसेशन दिया जा रहा है। और सब लोग जब रिटर्न भरते हैं तो उसको एग्जाम्प्ट में दिखाते हैं बिकॉज ऑफ दिस एक्ट, इंडियन सक्सेशन एक्ट। सब लोग ये हिंदू सक्सेशन एक्ट सब पढ़ते हैं कि भाई प्रॉपर्टी किस तरह से जो है आगे चलेगी। तो रियल एस्टेट के अंदर तो ये बड़ा कॉमन है, तो ये भी तो रियल एस्टेट लॉ है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एप्लीकेबल है, इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट एप्लीकेबल है। बेनामी ट्रांजेक्शन रियल एस्टेट के अंदर सबसे ज्यादा है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वाटर प्रिवेंशन, एयर प्रिवेंशन, नेशनल बिल्डिंग कोड कि इसके हिसाब से आपको कंस्ट्रक्शन करना है। रिवेन्यू कोड आपके यहाँ भी होगा, हमारे यहाँ रिवेन्यू कोड ये कहता है कि एस सी एस टी से अगर कोई भी लैंड है तो वो एस सी एस टी को ही आगे ट्रांसफर हो सकती है। अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूं तो इनकम टैक्स में आप इसका प्ली लेते हैं कि भाई जो मैं प्रॉपर्टी है वो सर्किल रेट से कम इसलिए बिकी क्योंकि उसके बायर लिमिटेड है। रेरा एक्ट तो अपने आप में है ही, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी एक्ट एप्लीकेबल है, कोड सॉरी एप्लीकेबल है, फेमा एप्लीकेबल है अगर फॉरेन रेमिटेंसीज आ रही हैं रियल एस्टेट के अंदर। तो ये देखिए कि ये जितने भी एक्ट्स हैं ये कहीं ना कहीं रियल एस्टेट से कनेक्टेड है, और हम भी कनेक्टेड है इनसे। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, कोस्टल रेगुलेशन जोन है, यूपी टेनेंसी एक्ट है, तो आपके यहाँ रेंट एक्ट कंट्रोल एक्ट होगा। आर्बिट्रेशन का एक्ट है, ये भी रियल एस्टेट से रिलेटेड है। हरियाणा में डीलर का रजिस्ट्रेशन है, आपके यहाँ पर जो है वो डेवलपर का रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है। तो ये सब चीजें जो है, जितने भी एक्ट्स हैं, ये कहीं ना कहीं जो रियल एस्टेट से कनेक्टेड है। तो आप इनका इनके अंदर भी कुछ ना कुछ अपने लिए बिजनेस निकाल सकते हैं। तो मेरा कहना यह है कि रियल एस्टेट अपने आप में इतना बड़ा है कि और बहुत सारी चीजें तो पीछे छूट जाती हैं। और दूसरी बात क्या है, अब जैसे अब मैं बात करता हूँ थोड़ा थोड़ा जो है जो रियल एस्टेट के प्रोविजंस के ऊपर, रेरा एक्ट के प्रोविजंस के ऊपर, कि रियल एस्टेट में जो है ये एक्ट आया क्यों था। एक्ट आया था कि इस्टेब्लिश रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर रेगुलेशन एंड प्रमोशन, काम इनका है रेगुलेशन का और प्रमोशन का, रेरा अथॉरिटी को जो बनाया गया। और ये सेल
करनी है प्लॉट की, बिल्डिंग की, या अदर्स जो रियल एस्टेट, जो भी रियल एस्टेट के आइटम्स हैं, उनका एफिशिएंटली एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में सेल कराना है। और तीसरा था टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। लेकिन सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? गवर्नमेंट को हुआ। दूसरा किसको हुआ? प्रमोटर्स को हुआ। प्रमोटर्स को मैं क्यों कहता हूं? देखिए, जो भी मतलब हम सब प्रोफेशनल्स हैं। जब हम प्रोफेशनल्स हैं तो हमारी प्रैक्टिस किस वजह से चल रही है? हमारी प्रैक्टिस जो चल रही है वो हमारे क्लाइंट की वजह से चल रही है, हमारे ग्राहक की वजह से चल रही है। अगर किसी भी बिजनेस में, किसी भी प्रोफेशन में क्लाइंट ही नहीं है, या ग्राहक ही नहीं है, तो आप उसे कैसे चलाओगे? सेम स्थिति रेरा आने से पहले रियल एस्टेट की हो चुकी थी, कि जहां से ग्राहक गायब हो चुका था, या जो जो कंज्यूमर था, या जो इन होम बायर था, वो गायब हो चुका था, कि वो ये कह रहा था कि मुझे अंडर कंस्ट्रक्शन में नहीं लेना। अगर मैं अंडर कंस्ट्रक्शन में लूंगा तो बिल्डर पता नहीं बना कर दे या नहीं बना कर दे। लेकिन आज की स्थिति क्या है कि सबको ये लगता है कि भाई, सबको ये मानते हैं कि अगर बिल्डर कुछ भी गड़बड़ करता है तो मैं जो है रेरा अथॉरिटी के पास जाके अपनी ग्रीवेंस को डिसॉल्व करा लूंगा। तो ये इतना बड़ा ट्रस्ट जो है वो केवल और केवल रेरा की वजह से आया, और ये सारा का सारा धंधा जो है, ये सारा सारा बिजनेस जो है चल पड़ा रियल एस्टेट का। अब इसके बाद में बात करते हैं सर, रेरा के पार्ट कौन कौन है। रेरा एक्ट के अंदर जो है एक रियल एस्टेट अथॉरिटी होती है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, प्लस एक होता है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, और एक कंसोलिडेशन फॉर्म ये बनाती है रेरा अथॉरिटी। कि भाई कंसोलिडेशन फॉर्म का मतलब होता है आपस में बैठ के मैटर को सॉर्ट आउट करना। और रेरा अथॉरिटी जस्ट लाइक सीबीडीटी आप मान लीजिए, या सीबीआईसी मान लीजिए, कि जो पूरे पूरे एक्ट को कंट्रोल कर रही है। लेकिन रेरा एक्ट एक सेंट्रल एक्ट है, और जो इसके रूल्स और रेगुलेशन बनाने की पावर स्टेट्स को दी हुई है। तो हर स्टेट की अपनी एक रेरा अथॉरिटी बनी हुई है। रेरा अथॉरिटी से ऊपर होती है रेल स्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल, जो कि जो रेरा अथॉरिटी के ऑर्डर हैं, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के ऑर्डर हैं, डायरेक्शन हैं, डिसीजंस हैं, उनके अगेंस्ट में केसेस को सुनती है, जस्ट लाइक आईटी एटी जो सीआईटी अपील के ऑर्डर के अगेंस्ट में जो है ऑर्डर के अगेंस्ट में जो है केसेस को सुनता है। एक सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल है जो केवल एडवाइजरी का काम करती है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसमें जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के जो मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, वो इसके चेयरमैन होते हैं। बहुत सारी जो डिपार्टमेंट हैं गवर्नमेंट के, उनके जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो इसके मेंबर होते हैं। कुछ रेरा अथॉरिटी के चेयरमैन इसके मेंबर होते हैं, और अलग अलग स्टेट्स के जो है जो रिप्रेजेंटेटिव है वो इसके मेंबर होते हैं। मतलब इवन जो प्रमोटर्स हैं या बिल्डर्स हैं, उनके उनकी यूनियन की तरफ से भी इसमें लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जो एजेंट्स हैं उनकी तरफ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा जो होम बायर्स हैं, उनके जो एसोसिएशन हैं, उनके भी रिप्रेजेंटेटिव इसमें होते हैं। इनका काम केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देना है। ठीक है। इसके अलावा प्रमोटर्स, प्रमोटर मतलब बिल्डर, रियल एस्टेट एजेंट, एंड अलॉटी मींस कंज्यूमर। अब बात करते हैं कि भाई रेरा एक्ट क्या है, कैसा एक्ट है। रेरा एक्ट जस्ट लाइक इनकम टैक्स या जीएसटी ही मान के चलिए आप, क्योंकि जो सेक्शन 79 है वो कहता है कि भाई जो रेरा एक्ट है वो वो प्रिवेंट करता है कि कोई सिविल कोर्ट उन केसेस को नहीं सुनेगा जिन जो रेरा के दायरे में आते हैं, रेरा के अंदर आते हैं। जैसे सिमिलर प्रोविजंस जो दिए हुए हैं वो सेक्शन 162 ऑफ द जीएसटी एक्ट में दिए हुए हैं, या 293 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में दिए हुए हैं, जहां पर वो जुरिडिक्शन डिफाइन करता है कि कोई भी मैटर इन एक्ट्स के अंदर आता है तो इन्हीं का जो सीक्वेंस है, जो इन्हीं एक्ट की हिरार्की दी हुई है, उसी हिसाब से जो है केस को सुना जाएगा, उसी हिसाब से केस आगे चलेंगे। अब ये एक्ट क्या कहता है कि भाई देखिए, ये जो रेरा एक्ट है ये इन एडिशन टू अदर एक्ट्स है, यानी किसी को खत्म नहीं कर रहा है ये एक्ट। ये इसके प्रोविजन जो है अदर एक्ट के साथ अलाइंड है। मतलब जहां पर भी जो प्रोविजंस हैं, जो रेरा एक्ट में कोई प्रोविजन है और जो प्रोविजन किसी और एक्ट में है, अगर वो रेरा के हिसाब से ठीक है, रेरा को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है, तो वो प्रोविजन इन्फोर्स हो जाएंगे अदर एक्ट्स के भी। लेकिन अगर कोई प्रोविजन रेरा के एक्ट के प्रोविजंस के इनकंसिस्टेंट हो रहा है तो रेरा एक्ट विल प्रिवेल। केवल और केवल आईबीसी जो है वो अभी ओवरराइड कर रहा है रेरा एक्ट को। अब रेरा एक्ट में जो हमने लास्ट के 3 पार्ट बताए थे, एक तो प्रमोटर बताया था, हमने बताया था कि भाई एक जो एजेंट होते हैं, और तीसरा होता है होम बायर। तो जो प्रमोटर्स हैं, प्रमोटर कौन कौन हो सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि प्रमोटर कौन है।
सबसे पहले तो जो पर्सन है, हमें पर्सन की डेफिनेशन देखनी है। पर्सन की डेफिनेशन वही दी हुई है जो कि लगभग लगभग इनकम टैक्स एक्ट के अंदर दी हुई है, तो उसमें कोई हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो पर्सन है, प्रमोटर कौन है? बिल्डर मतलब किसे मानोगे आप? प्रमोटर में मेनली तीन चीजें आप क्योंकि टाइम की बहुत ज्यादा लिमिटेशन है, तो आप ये मान के चलिए तीन तरह के लोग जो है प्रमोटर की कैटेगरी में आएंगे। नंबर एक, जो कॉस्ट टू कंस्ट्रक्शन करा रहा है, जो बना रहा है और जो कॉस्ट टू कंस्ट्रक्शन करा रहा है। बनाने का मतलब क्या है कि जो डेवलपर है, और एक जो लैंड ओनर है वो भी, क्योंकि कॉस्ट टू कंस्ट्रक्शन का मतलब यही होता है कि जो लैंड ओनर है वही जाके मैप अप्रूव करा के लाता है, वही जाकर जो है ये कहता है डेवलपमेंट अथॉरिटी में मैं बना रहा हूँ। बाद में जाके वो अपना जो 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 कंस्ट्रक्शन है, डेवलपमेंट का राइट है, वो ट्रांसफर करता है। तो वो दोनों ही जो है प्रमोटर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज होती हैं, जो भी गवर्नमेंट की डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं या अदर अदर पब्लिक बॉडीज हैं, जो कि गवर्नमेंट की लैंड को सेल कर रही हैं, गवर्नमेंट के बिहाफ पे सेल कर रही हैं, वो अपनी लैंड को सेल कर रही हैं, गवर्नमेंट की लैंड को सेल कर रही हैं, वो भी जो है प्रमोटर की कैटेगरी में आ जाती हैं। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं वो भी सब रेरा के अंदर प्रमोटर की कैटेगरी में आती हैं। इवन जो कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं वो इनकम टैक्स के अंदर हम म्यूचुअल कंसर्न में मानते हैं कि वो अपने ही मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन रेरा के अंदर वो डिस्टिंक्शन को इन्होंने अलग रखा है कि जो सोसाइटी है वो दैट इज सेपरेट, और जो मेंबर है वो अलग है। तो ऐसी स्थिति में एक मेंबर अपनी सोसाइटी के अगेंस्ट में जो है वो रेरा के अंदर केस फाइल कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। इसके अलावा कोई व्यक्ति जो कहता है जी मेरे पास पावर ऑफ अटॉर्नी है, मैं इसको बेच सकता हूँ, इस लैंड को बेच सकता हूँ, इस फ्लैट को बेच सकता हूँ, तो ऐसी स्थिति में वो भी बंदा जो है वो प्रमोटर की कैटेगरी में आ जाएगा। अगर कोई पर्सन, इवन बड़े इंटरेस्टिंग जजमेंट्स कुछ आए हुए हैं। एक जजमेंट है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ फरीदाबाद, राइज प्रोजेक्ट्स लिमिटेड वर्सेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ फरीदाबाद का। वो ये कहता है कि जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं, जैसे सपोज कीजिए एक गवर्नमेंट अथॉरिटी है, मतलब भोपाल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो ये कहती है कि वो जो है बिल्डर्स को बुलाती है, कहती है जी मैं जो है 5-5 एकड़ के 50 प्लॉट जो है काटने वाली हूँ, आप जो है इस पर जो है प्रोजेक्ट लेकर आइए अपने, डेवलप कीजिए, और हम आपको रोड बना के देंगे, स्ट्रीट लाइट, सीवर लाइन, ये हम करके देंगे। बाकी आप क्या कीजिए, प्रोजेक्ट बनाइए और आप जो है उन लोगों को बेचिए। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ फरीदाबाद का कहना यह है कि ऐसी स्थिति में वो जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो भी प्रमोटर मानी जाएगी, और उसको भी रेरा का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, जो कि वो बड़े प्लॉट्स को जो है वो बेच रही है। किनको? बिल्डर्स को ही बेच रही है, और बिल्डर आगे जो है वो प्रोजेक्ट को जो है वो सेल करेंगे आगे होम बायर्स को, तो वो भी जो है अलग से प्रमोटर की कैटेगरी में आएंगे। अब रजिस्ट्रेशन की कंडीशंस क्या है, कब रजिस्ट्रेशन लेना है? रजिस्ट्रेशन लेने के लिए जो है आप कब जो है मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन लेने के लिए? देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट जो है बिना रजिस्ट्रेशन लिए हुए आप ना तो उसका एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, ना मार्केटिंग कर सकते हैं, ना बुकिंग कर सकते हैं, ना ऑफर ऑफ सेल कर सकते हैं, या किसी भी तरह से किसी भी पर्सन को इंड्यूस नहीं कर सकते कि आप जो है उस प्रोजेक्ट में जाके कोई यूनिट को परचेज करें। अगर आप ऐसा करते हैं, एज ए प्रमोटर आप ऐसा कर रहे हैं, तो पेनल्टी लगा सकती है रेरा अथॉरिटी अप टू 10% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। सपोज कीजिए 100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, तो 10% मतलब 10,000 रुपए की 10 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाने की पावर नॉन रजिस्ट्रेशन के केस में रेरा अथॉरिटी को है। मीन्स ये देखिए कितना बड़ा स्टेक है, कि इतने बड़े स्टेक पे प्रमोटर्स को, अगर कोई प्रमोटर रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा है और सपोज करो वो 10 करोड़ रुपए का ही प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है, 1 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी लगाने की पावर रेरा अथॉरिटी को है, तो वो कितने बड़े रिस्क पे चल रहा है। तो ये आपके लिए जरूरी है कि आप प्रॉपरली गाइड करें अपने क्लाइंट्स को कि भाई वो रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। अब जब रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है तो ये दो दो चीजें हैं। एक तो रजिस्ट्रेशन, क्योंकि रेरा एक्ट जो आया था वो इंप्लीमेंट हुआ फुल फ्लेज 1 मई 2017 से, तो उसमें दो कंडीशंस इन्होंने लगाई कि भी जो नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, यानी 1 मई 2017 या उसके बाद में कोई भी अगर प्रोजेक्ट आया है, तो वो पांच चीजें जो एडवर्टाइजमेंट, मार्केट, बुकिंग, इंड्यूसमेंट, सब जो है वो केवल रजिस्ट्रेशन के बाद ही कर किया जा सकता है, उससे पहले नहीं किया जा सकता, नए प्रोजेक्ट जो भी हैं। और जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, यानी पुराने प्रोजेक्ट हैं जिनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है 1 मई 2017 को, उनके केस में जो है वो आपको विद इन 3 मंथ्स जो है रजिस्ट्रेशन लेना है, उनको भी रजिस्ट्रेशन रेरा के अंदर कराना है। तो आप देखिए कि आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे आज भी मिल जाएंगे अपने यहाँ पर जिनका कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं आया है, लेकिन वो रेरा में रजिस्टर्ड नहीं है। किन
किन प्रोजेक्ट्स को रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी नहीं है, उनमें 5 एग्जेम्पशन दिए हुए हैं। नंबर 1, प्रोजेक्ट बियॉन्ड द प्लान्ड एरिया। आपके यहाँ तो कोई प्लान्ड एरिया है ही नहीं, बचा ही नहीं है, मतलब सारा ही प्लान्ड एरिया है मध्य प्रदेश तो कहीं भी अगर वो जो है ग्वालियर के भीड़ में भी जो है जब प्लॉटिंग कर रहा है तो भी जो है वो उसको प्रोजेक्ट को रजिस्टर्ड कराना है। ऐसा प्रोजेक्ट जिसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट, यहाँ ऑक्यूपेंसी की बात नहीं है, यहाँ कंप्लीशन की बात है, जिसको 1 मई 2017 से पहले कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया हो, उसको प्रोजेक्ट को रेरा में रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। अगर किसी प्रोजेक्ट का 500 मीटर से ज्यादा जो है एरिया है सारे फेजेस को मिला के, तो भी रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। अगर 8 यूनिट से ज्यादा है तो भी रेरा में रजिस्ट्रेशन कराना है, यानी 500 मीटर तक का है तब नहीं कराना है, 8 यूनिट तक है तो भी नहीं कराना है। अगर दोनों में से एक कंडीशन भी पूरी हो रही है तो भी रजिस्ट्रेशन कराना है। और अलग अलग स्टेट का अलग अलग जो है, अच्छा स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर है कि वो रिड्यूस कर सकती है इन यूनिट्स को, 8 यूनिट को या एरिया को रिड्यूस कर सकती है। तो वेस्ट बंगाल ने क्या किया कि वेस्ट बंगाल ने जो ये 500 मीटर की कंडीशंस थी इसको 200 मीटर कर दिया, और जो 8 यूनिट की कंडीशन को इसको कर दिया 6 यूनिट। लेकिन जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र ने कहा कि ये दोनों कंडीशंस पूरी होनी चाहिए, कि जब 500 मीटर से ज्यादा हो या 8 यूनिट से ज्यादा दोनों बन रहे हो, जब दोनों कंडीशंस पूरी होनी है, यानी 500 मीटर से भी ज्यादा होना चाहिए और 8 यूनिट से भी ज्यादा बननी चाहिए, तभी रजिस्ट्रेशन कराना है। हालांकि वो इंटरप्रिटेशन मुझे लगता है कि गलत है, लेकिन आपके स्टेट में तो यही कंडीशन एप्लीकेबल है जो 500 मीटर वाली है या 8 यूनिट वाली है। और अगर किसी प्रोजेक्ट में आप केवल रिपेयर कराने के लिए, रिनोवेशन कराने के लिए, अटैचमेंट कराने के लिए या बुकिंग कराने, आप कोई अटैचमेंट नहीं कर रहे हैं और आप कोई नई बुकिंग नहीं ले रहे हैं, यानी रीडेवलपमेंट कर रहे हैं किसी बड़ी यूनिट का, तो उस केस में जो है रेरा के रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। अगर आप रेरा का रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं प्रोजेक्ट का, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को फाइल करना होता है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मैं अभी इसको नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि टाइम बड़ा बड़ा शॉर्ट है हमारे पास में। जो रिक्वायरमेंट है, अब मैं बात करता हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की। सेक्शन है 4(2)LD, सेक्शन 4 सब क्लोज 2 सब क्लोज L, मतलब स्मॉल l और कैपिटल D। जो हम बात करते हैं सीए सर्टिफिकेशन की, सीए सर्टिफिकेशन में जो एक बिल्डर है जब रजिस्ट्रेशन कराने जाता है प्रोजेक्ट का, तो उसको एक एफिडेविट फाइल करना होता है। और एफिडेविट में वो क्या क्या चीज लिखी हुई है कि नंबर 1, वो ये कहता है रेरा अथॉरिटी से जाके डिक्लेरेशन दे रहा है कि जी मैं जो है ना 70% अमाउंट जो भी मुझे एलओटी से मिलेगी वो मैं एक सेपरेट अकाउंट में रखूंगा, और जिसका प्रयोग मैं केवल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन और लैंड कॉस्ट के लिए करूंगा। ठीक है, मैं केवल इस चीज के लिए यूज करूंगा कि 70% पैसा जो भी एलओटी से आएगा मैं उसे अलग अकाउंट में रखूंगा और उसका प्रयोग केवल कंस्ट्रक्शन के लिए और या लैंड कॉस्ट के लिए ही करूंगा। और जितना मेरा परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीट हुआ है केवल उसी हिसाब से मैं अपना जो है पैसा विड्रॉ करूंगा उस सेपरेट अकाउंट से। इसके बाद में वो कहता है अब ये कितना परसेंटेज वर्क कंप्लीट हुआ है ये कौन बताएगा? ये बताएगा एक आर्किटेक्ट, एक इंजीनियर और एक सीए। तो वो ये कहता है कि जो अमाउंट है, जो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन है और जो अमाउंट विड्रॉ होनी है, ये किसके थ्रू पता चलेगी उसे? एक आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट लेगा, वो एक इंजीनियर का सर्टिफिकेट लेगा, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस उसका सर्टिफिकेट लेगा। वो बताएंगे कि वो इतने परसेंट कि इतने परसेंट तो काम हुआ है और इतने पैसे तक विड्रॉ कर लेगा वो, और वही पैसा वो विड्रॉ करेगा। और मजे की बात यह है कि केवल एमपी रेरा के रूल्स में ही ये डिफाइंड है कि इंजीनियर सर्टिफिकेट का मतलब क्या है, आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट का मतलब क्या है और चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफिकेट का मतलब क्या है। जितने भी एक्ट्स मैंने, जितने भी स्टेट के रूल्स मैंने पढ़े हैं, किसी भी रूल्स में डिफाइंड नहीं है, केवल और केवल एमपी के रूल्स में डिफाइंड है कि इसका पर्पज क्या होता है, कि इंजीनियर सर्टिफिकेट का पर्पज क्या है, आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट का पर्पज क्या है और सीए सर्टिफिकेट का पर्पज क्या है। ठीक है, इसके अलावा जब एक प्रमोटर ये भी जो है डिक्लेरेशन दे रहा है रेरा अथॉरिटी को कि भी मैं जैसे ही मेरा फाइनेंशियल ईयर जो है कंप्लीट होगा, यानी 31 मार्च जैसे ही मेरा कंप्लीट होगा, उसके विद इन 6 मंथ मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट का ऑडिट कराऊंगा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से, जो कि मेरा स्टेचुटरी ऑडिटर है। और वो ये वेरीफाई करेगा कि जो मैंने अमाउंट कलेक्ट की है एलओटी से और जो मैंने पेमेंट विड्रॉ की है वो इस एक्ट के हिसाब से की है, और जो पैसा मैंने निकाला है इस मतलब जो पैसा एलओटी से आया है वो पैसा केवल और केवल प्रोजेक्ट के लिए लगा है।
तो आप ये देखिए कि यहाँ पर जो कंडीशन लिखी है कि बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट कराना है अगर आपने प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड कराया हुआ है, यहाँ पर कोई एग्जेम्पशन लिमिट नहीं दी हुई है। इवन जीरो उसका टर्नओवर क्यों ना हो, उसको ऑडिट कराना है चार्टर्ड अकाउंटेंट से। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि जो क्वार्टरली वाला सर्टिफिकेट है ये एक इंडिपेंडेंट सीए देगा, और जो ये बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट करेगा ये अलग स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स देगा। दोनों चीजें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं कर सकता। जो क्वार्टरली सर्टिफिकेट है, आप ये मान के चलिए, क्वार्टरली तो मैं इसे गलत कह रहा हूँ, ये विड्रॉल पे जो विड्रॉल निकल कर आएगी, जैसी वो विड्रॉल पिछली वाली विड्रॉल की जो लिमिट खत्म होगी तब दोबारा नया सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी 1 वीक भी हो सकती है, 2 मंथ भी हो सकती है, और इवन 6 मंथ भी हो सकती है। जब तक पिछले वाले पैसे जो आपने जितने सर्टिफिकेट में वैल्यू निकल कर आई थी वो खत्म नहीं हो जाते, तब तक आपको नया सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं होती। तो इसलिए ये मान के चलिए कि ये दोनों प्रोफेशनल्स के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, दो तरह के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए भी ये वर्क है। इसके अलावा इंजीनियर और आर्किटेक्ट के लिए भी वर्क है आपके काम में। तो यानी आपको अगर रेरा का काम करना है तो आप अपनी टीम में एक इंजीनियर और एक आर्किटेक्ट भी रख सकते हैं। फिर रेरा अथॉरिटी जो है विदिन 1 मंथ जो है चेक करेगी और ग्रांट कर देगी रजिस्ट्रेशन, अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1 महीने में उसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया है तो ऐसी स्थिति में रजिस्ट्रेशन डीम्ड मान लिया जाएगा, और रेरा अथॉरिटी उसको जो है अपनी वेबसाइट पे यूजर आईडी पासवर्ड इशू कर देगी, जिससे कि वो चीजें लॉग इन करके वो चीजें अपडेट करता रहेगा कौन, प्रमोटर। अच्छा, एक्सटेंशन ले सकते हैं आप रेरा का जो। अच्छा, क्वार्टरली अपडेट की बात मैं करता हूँ कि एक तो काम हो गया क्वार्टर, ये हमारा सर्टिफिकेशन का। इसके अलावा जो अपडेशन का वर्क है कि हर क्वार्टर में उस क्वार्टरली अपडेट करना पड़ेगा वेबसाइट को, प्रमोटर को। और वो प्रमोटर की तरफ से कौन करता है, प्रोफेशनली करते हैं, कि पिछले उसमें कितने उसने जो है बुकिंग की है, प्लॉट, फ्लैट, अपार्टमेंट या गैराज, कितनी अप्रूवल उसने पिछले क्वार्टर तक ले ली थी, कितनी अप्रूवल जो है वो इस क्वार्टर में ली है, और अभी भी कितनी अप्रूवल्स उसको पेंडिंग रहेंगी। क्योंकि देखिए प्रोजेक्ट बनाने में बहुत सारी अप्रूवल्स लेनी पड़ती हैं डिफरेंट डिफरेंट अथॉरिटीज की। जो हमने लॉ लिखे थे, इतने सारे दिखाए थे कि ये लॉ एप्लीकेबल है, जैसे एनवायरमेंट को लेकर है, या एयरपोर्ट अथॉरिटी की है, या वाटर जो है आप पानी निकालना चाह रहे हैं, या मड जो मिट्टी खोदना चाह रहे हैं, तो इन सब की परमिशंस आपको लेनी पड़ती हैं, टाइम टू टाइम लेनी पड़ती हैं। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की परमिशन है तो ये तो, या लिफ्ट वाले की लेनी पड़ती है, फायर वाले की लेनी पड़ती है। तो ये सब जो है परमिशंस, अप्रूवल्स आपको लेनी पड़ती हैं प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले। आप पार्शल मतलब पार्शल अप्रूवल से भी जो है आप अपना प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड करा सकते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट के साथ साथ ही आपको जो है वो अप्रूवल्स भी लेते रहना पड़ेगा। फिर आपको ये बताना है कि स्टेटस ऑफ प्रोजेक्ट क्या है, और जैसे भी रूल्स रेगुलेशन कहेंगे उस हिसाब से आपको डिटेल्स जो है सारी बनानी पड़ेंगी। इसके अलावा आप ये मान के चलिए कि जितनी भी एडवर्टाइजमेंट आप देंगे एज ए प्रमोटर, चाहे वो किसी चीज पे है, एडवर्टाइजमेंट है, मतलब आप अपनी वेबसाइट मेंटेन कर रहे हैं, आप ब्रोशर दे रहे हैं, आप प्रोस्पेक्टिव इश्यू कर रहे हैं, तो वहां पर दो चीज मैंडेटरी है। नंबर 1 कि एक तो वेबसाइट का एड्रेस रेरा की, और दूसरा आपका प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर। ये आपको हर डॉक्यूमेंट पे आपको मेंटेन करना है। इवन यूपी रेरा के अंदर अगर मैं बात करूं तो यूपी रेरा ने कुछ कंडीशंस और लगा दी हैं, या अदर रेरा अथॉरिटीज ने भी लगा दी हैं, कि आजकल उन्होंने कहा कि जी क्यूआर कोड भी मैंडेटरी कर दिया। दूसरा उन्होंने कहा कि जो बैंक अकाउंट आप लोगे, बैंक अकाउंट जो आपका है जिसमें आप अलॉटीज से पैसा लोगे, उसको भी डिस्क्लोज करो, तो वो भी बताओ। इसके अलावा आपने किस दिन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया वो भी बताओ। तो ये सारी चीजें जो हैं वो जो है रेरा अथॉरिटी को बतानी होती है। अच्छा, आपके पास कोई बुकिंग कराने आ रहा है तो आप उसको सारी चीजें दिखाओ, बताओ कि सैंक्शन प्लान क्या है, आपका लेआउट प्लान क्या है, कि आपकी जो स्पेसिफिकेशन क्या अप्रूव्ड हुई है, और किस किस स्टेज पे जो है आपको पेमेंट चाहिए, शेड्यूल, और कब कब आप चीजों को कंप्लीट करोगे, क्या क्या डेट पे आप कंप्लीट करोगे। ये सारी चीजें जो है आपको बतानी है। इसके अलावा उसको ये बताना है, रेरा जो प्रमोटर है या बिल्डर है उसकी जिम्मेदारी ये है कि वो रेरा के सारे कायदे कानूनों को, चाहे एक्ट है, चाहे रूल्स है, चाहे रेगुलेशन है, उनको मानेगा। उसकी जिम्मेदारी है कि भी वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट वो ले। और जब तक जो है वो प्रोजेक्ट जो है जब तक वो प्रोजेक्ट एसोसिएशन ऑफ अलॉटी को या आरडब्ल्यू को हैंड ओवर नहीं होता है, तब तक जो है प्रोजेक्ट में वो मेंटेनेंस करता रहेगा। उसको सोसाइटी भी बनानी है, एसोसिएशन ऑफ अलॉटी बनानी है, जिसको बाद में वो प्रोजेक्ट को हैंड ओवर करेगा। तो ये भी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि एसोसिएशन ऑफ अलॉटी बनाने में आप प्रमोटर की हेल्प कर सकते हैं। इवन रजिस्ट्री भी कराने की जिम्मेदारी प्रमोटर की है। जब तक वो यूनिट जो है वो हैंड ओवर नहीं किया जाता,
तो उसकी सारी जो खर्चे हैं, लाइबिलिटीज हैं, उसकी जिम्मेदारी, जो जो पैसा उसने अलोटी से लिया है, जिस हेड में लिया है, उसकी पेमेंट करने की जिम्मेदारी प्रमोटर की है। और थोड़ा सा अब एजेंट को ले लूं, क्योंकि मुझे लगता है कि आ, वो भी जरूरी है, वरना वो छूट जाएगा बिल्कुल। मैं पेनल्टी के बारे में बात कर लूं कि अगर वो प्रोजेक्ट को रजिस्टर्ड नहीं कराता है प्रमोटर, तो 10% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, और इवन मैं आपको बताऊं एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, ये भी केवल एमपी रूल्स में अभी अभी तक डिफाइंड है। कहीं एक्ट में एक डेफिनेशन तो दी हुई है, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट की डेफिनेशन दी हुई है, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट की डेफिनेशन नहीं दी हुई है। केवल और केवल एमपी रूल्स के अंदर दी हुई है कि व्हाट इज एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। इसके अलावा अगर रेरा अथॉरिटी नोटिस इशू करती है और फिर भी जो है प्रोजेक्ट को रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जा सकता, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाता, तो रेरा अथॉरिटी को फर्दर 10% की पेनल्टी लगाने की पावर है, या साथ में 3 साल की जेल भी भेजने की पावर है। वो जेल भेजने के लिए उसको कोर्ट जाना पड़ेगा रेरा अथॉरिटी को, लेकिन 10% की पेनल्टी लगाने की पावर तो उसके अपने हाथ में। अगर कोई डॉक्यूमेंट फॉल्स डॉक्यूमेंट किए जाते हैं, फोर्स डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाते हैं, तो 5% की पेनल्टी लगाने की पावर रेरा अथॉरिटी को है। अगर कोई जो है सेक्शन 3 बात करता है कि एडवर्टाइजमेंट, मार्केट, बुकिंग, सेल्स जो अगर आप कर रहे हो उसका वायलेशन किया जा रहा है। सेक्शन 4 बात करता है रजिस्ट्रेशन की। अगर उसके अलावा कोई और वायलेशन किया जा रहा है तो 5% की पेनल्टी उस तक लगाई जा सकती है। लेकिन अगर आप रेरा अथॉरिटी के डिसीजन, डायरेक्शन, ऑर्डर्स की जो है अवहेलना करते हैं, उनको नहीं मानते हैं, तो उस केस में एवरीडे पेनल्टी है अप टू 5% ऑफ द प्रोजेक्ट को, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट रेरा अथॉरिटी पेनल्टी लगा सकती है। अगर आप ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के वायलेशन कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अप टू 10% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट या 3 साल की जेल भी भेजी जा सकती है। अब बात करते हैं एजेंट्स की। एजेंट वो व्यक्ति होता है जो कि दो लोगों को नेगोशिएट कराता है, बात कराता है आपस में कि भाई सेल, एक व्यक्ति के माल को दूसरे व्यक्ति को बिकवाने में मदद करता है। मैं इस डेफिनेशन में भी जा रहा हूँ। इसमें ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है। इवन प्रमोटर की डेफिनेशन भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन टाइम की शॉर्टेज है तो मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ। लेकिन कुछ चीजें समझने की जरूरत है कि केवल केवल रजिस्टर्ड एजेंट ही रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट को बेच सकता है। इसका वाइस वर्सा भी समझ लीजिए कि अगर कोई प्रोजेक्ट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन है, तो उसको रजिस्टर्ड एजेंट नहीं बेच सकता, और एक अनरजिस्टर्ड एजेंट जो है रेरा प्रोजेक्ट को नहीं बेच सकता। आपके पूरे स्टेट में एक ही रजिस्ट्रेशन चलेगा। एमपी में अगर रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप एमपी रेरा से रजिस्ट्रेशन ले लेंगे तो पूरे एमपी के लिए एप्लीकेबल होगा। और जो रेरा का रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है वो रूल्स के अंदर दिया हुआ है। एजेंट का काम क्या है कि भी वो जो है जो भी ट्रांजेक्शन होंगी उसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर कोड करे जाए जो उसके थ्रू सेल हो रही है। तो बुकिंग फॉर्म पर वो अपनी मोहर लगाएगा या पूरी डिटेल भरेगा कि ये मेरे थ्रू हुई है और इसमें एजेंट नंबर मेरा ये है। उसको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने एज पर इनकम टैक्स एक्ट, और किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट को नहीं बेचेगा जो कि रेरा में रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल था लेकिन वो उसे बेच देता है। और सारी इंफॉर्मेशन, जो भी डॉक्यूमेंट्स का अरेंजमेंट, वो सारा सारा चीजें जो है वो एजेंट के लिए, सॉरी, होम बायर के लिए करेगा। जो भी इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट लेने थे, वो जिम्मेदारी एजेंट की है कि वो प्रमोटर से लेके और होम बायर को दे, और किसी भी तरह की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में इन्वॉल्व ना हो। पेनल्टी क्या है? सब पेनल्टी बड़ी हैफ्टी है। अगर रजिस्ट्रेशन कराना, सेक्शन 9 या 10 का कोई भी वायलेशन हुआ है, 10,000 रुपीज पर डे की पेनल्टी है सर, अप टू 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्लॉट, फ्लैट और अपार्टमेंट बुक बाय हिम। मतलब जो मैक्सिमम लिमिट है वो ये है सर। और अगर रेरा अथॉरिटी के ऑर्डर को नहीं माना, तो ऐसी स्थिति में 5% ऑफ द यूनिट फ्लैट जो भी आप उसने बुक कराया, जिसके थ्रू जो भी बुक कराया, उसकी अप टू 5% एवरीडे पेनल्टी है, वो लगाई जा सकती है। और अगर ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को नहीं माना, 10% की फिगर हो जाएगी और 1 साल की जेल भी हो सकती है। अलॉटी सर कौन है? अलॉटी जिन्होंने बुक कराया है, बुकिंग कराई, जिनको नाम में अलॉटमेंट आ गई है। जो और चीजें हैं मैं उनको छोड़ देता हूं, लेकिन जो मेन है कि भाई अगर प्रोजेक्ट को डिलेड होता है, मतलब सपोज करो एक होम बायर ने 50 लाख रुपए एक बिल्डर को दिए और वो प्रोजेक्ट 5 साल के लिए डिले हो गया, तो आपके यहाँ जो रेट है MCLR प्लस 2% का डिले इंटरेस्ट उसको मिलेगा। MCLR मैं समझता हूँ कि आज का रेट होगा 8.8 के आसपास, प्लस 2% कर देते हैं तो 10.8% के करीब जो है वो डिले इंटरेस्ट मिलेगा 5 साल के लिए। यानी 50 लाख रुपए अगर उन्होंने 5 साल पहले दे दिए, तो अराउंड 50% की अमाउंट जो है उसे इंटरेस्ट के रूप में मिल जाएगी, डिले इंटरेस्ट के रूप में मिल जाएगी।
तो वो आज जब आप अपने क्लाइंट को बताएंगे कि आपके लिए डिले इंटरेस्ट लगभग 25 लाख रुपए आप इसके डिले इंटरेस्ट का ले सकते हो, तो वो आपसे केस कराने के लिए तैयार हो जाएगा। पेनल्टीज क्या है? एलओटी के ऊपर की पेनल्टीज है कि भाई वो एवरीडे पेनल्टी है, अगर वो रेरा अथॉरिटी के ऑर्डर को नहीं मानता है तो अप टू 5% ऑफ द कॉस्ट प्लॉट जो भी उसने लिया है वो एवरीडे पेनल्टी है, अप टू 5%। और अगर ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को नहीं मानता है तो वो 10% हो जाएगी, जो उसने कॉस्ट कॉस्ट ऑफ प्लॉट फ्लैट जो उसने बुक किया है। आपके लिए प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ है सर? रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेक्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ एजेंट, डे टू डे कंसल्टेंसी आप दे सकते हैं, ड्यू डिलिजेंस कर सकते हैं, जो प्रोस्पेक्टिव टेक ओवर जो प्रोजेक्ट का क्लाइंट लेना चाह रहा है, मतलब प्रमोटर लेना चाह रहा है दूसरे प्रोजेक्ट को। आपके पास कोई होम बायर आता है कि मैं इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करूं या नहीं करूं, आप जरा उसका देख लीजिए। तो रेरा की वेबसाइट से आप सारी इन्फॉर्मेशन चेक करके देख सकते हैं कि बिल्डर कितना कंप्लाइंट है या किस तरह से काम कर रहा है, जो इसने टारगेट दिए हुए थे रेरा के वेबसाइट पे वो अचीव किए हैं या नहीं किए हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई ये प्रोजेक्ट ठीक है या गलत है। क्वार्टरली सर्टिफिकेशन जो सीएस के लिए वो है, विड्रॉल ऑफ मनी के लिए। ईयरली सर्टिफिकेशन बाय स्टेचुटरी ऑडिटर सीए के लिए है। और क्वार्टरली जो अपडेशन है वो दोनों कर सकते हैं, सीए भी कर सकता है, एडवोकेट भी कर सकता है। लिटिगेशन कर सकते हैं आप एजेंट के बिहाफ पे, एलओटी के बिहाफ पे या रेरा ट्रिब्यूनल के बिहाफ पे। नॉर्मली क्या होता है, रेरा अथॉरिटीज जो है, ट्रिब्यूनल जो है, इसमें सेक्शन 43(5) क्या कहता है रेरा का, कि अगर कोई भी ऑर्डर रेरा अथॉरिटी ने दिया है और उसके अगेंस्ट में अपील करनी है अगर प्रमोटर को, तो जितनी जितनी अमाउंट की रिलीफ अथॉरिटी ने होम बायर को दी है उतनी अमाउंट जो है पहले उसे जमा करानी होती है। तो इसका सर्टिफिकेट भी नॉर्मली जो है रेरा ट्रिब्यूनल चार्टर्ड अकाउंटेंट से मांगते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट को रिलाय करते हैं कि हाँ लगभग इतनी पेमेंट ही इसको देनी थी, और वही जो है वो जमा कराते हैं। इसके अलावा आप फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ अलॉटी या जो है ये सब चीजें भी आप हेल्प कर सकते हैं। लीगल रिप्रेजेंटेशन में राइट किस किस को है? सीए जा सकते हैं, सीएस जा सकते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट, लीगल प्रैक्टिशनर या एनी अदर ऑफिसर। तो ये लोग जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं रेरा अथॉरिटी के अंदर। तो सर ये मेरी प्रेजेंटेशन थी। तो थोड़ी सी मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं किया, बहुत छोटे छोटे एरिया को मैंने टच किया कि आप लोगों को मोटिवेट कर सकूं इस काम में आने के लिए। बाकी ये सारी चीजें जो है मेरा अपना व्यू था, आपको डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी तभी आप कोई व्यू लें। थैंक यू वेरी थैंक मच। थैंक यू योगेश जी, इट वाज रियली एन आई ओपनर सेशन। हम बहुत सारे प्रोफेशनल्स को ये बिल्कुल भी नहीं पता कि हम रेरा की फील्ड के अंदर अपनी सर्विसेज कहाँ कहाँ दे सकते हैं। आपने जब अपॉर्चुनिटीज की स्लाइड हमें दिखाई तो इट वाज रियली अ ग्रेट फॉर ऑल आवर एडवोकेट्स एंड सीएस कि हम लोग अपनी जो भी हम काम कर रहे हैं, चाहे वो जीएसटी के अंदर कर रहे हैं, इनकम टैक्स के अंदर कर रहे हैं, या किसी सिविल कोर्ट में या क्रिमिनल कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम इस एरिया को भी टैप कर सकते हैं। और जो योगेश जी की बातों से पता लगा कि इसके अंदर हमारे पास थोड़ा सा जो कंपटीशन जिसे कहते हैं वो कंपटीशन भी कम है। तो अच्छा, इसमें इस तरीके। एक चीज बताना रह गया आपको जी। कि जैसे सपोज कीजिए अभी एक एक्ट आया है, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट एक्ट। तो वहां डिपॉजिट की डेफिनेशन जो दी हुई है कि अगर कोई कोई प्रमोटर है, अगर वो डिपॉजिट जो है मतलब रियल एस्टेट के लिए कोई अमाउंट लेता है, तो दैट विल नॉट कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ डिपॉजिट। लेकिन सपोज कीजिए रेरा अथॉरिटी ने कोई ऑर्डर कर दिया कि रिफंड करो पैसे का, जी। और वो 15 दिन के अंदर अंदर रिफंड नहीं करता है। रेरा अथॉरिटी का ऑर्डर तो 45 डेज का या 90 डेज का या 60 डेज का जैसे भी होगा, वो तो एक अलग चीज है। लेकिन मैं बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट एक्ट की बात करता हूँ। वो कहता है कि कोई भी पेमेंट अगर डिपॉजिट की कैटेगरी में फॉल कर गई, आपको वो विद इन 15 डेज वापस करनी है, वरना वो डिपॉजिट की कैटेगरी में आ जाएगी। और डिपॉजिट की कैटेगरी में आने के बाद में वो वायलेशन हो जाएगा बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट एक्ट का, और उसमें उसे जेल जाने तक के प्रोविजन है। तो आप सोचिए कितने बड़ा इंपैक्ट कर रहा है। जीवन जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो बिल्डर्स की बैलेंस शीट को साइन कर रहे हैं, लेकिन वो डिपॉजिट की डेफिनेशन को नहीं देख रहे हैं, तो ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है उनके लिए भी। जी। अ, अब मैं अपने व्यूवर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो योगेश जी से पूछ सकता है, नहीं तो चैट बॉक्स में एक दो क्वेश्चन है, मैं फिर वो टेकअप करता हूँ। योगेश जी, एक क्वेश्चन आया है, बिल्डर के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करने के लिए हाउ मच मिनिमम नंबर ऑफ बायर्स रिक्वायर्ड, वेदर इंडिविजुअल बायर कैन फाइल कंप्लेंट और अ कंसोर्टियम ऑफ बायर्स रिक्वायर्ड टू फाइल कंप्लेंट अगेंस्ट बिल्डर। देखिए, इंडिविजुअल बायर जो है वो कर सकता है। अगर आप इकट्ठा करना चाहते हैं तो फिर आपको जो है ना आपको सोसाइटी बनानी पड़ेगी। ओके। सोसाइटी बनाकर रजिस्टर्ड करानी पड़ेगी, तब या तो आप इंडिविजुअल करेंगे या एज ए सोसाइटी करेंगे।
एक और क्वेश्चन है योगेश जी, वो मेरे ख्याल से आपने जवाब दे दिया था। रेरा ट्रिब्यूनल में सीए जा सकते हैं क्या? रेरा ट्रिब्यूनल में, रेरा अथॉरिटी में अप टू ट्रिब्यूनल तक रेरा मेंबर मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट जा सकते हैं, और इवन रेरा अथॉरिटी में और रेरा ट्रिब्यूनल में आप अपॉइंट भी हो सकते हैं एज ए मेंबर। बहुत खूब जी, बहुत खूब। तो आप जो है, जो भी एडवोकेट्स हैं वो एज ए लीगल मेंबर भी जा सकते हैं, और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो टेक्निकल मेंबर या अकाउंटेंट मेंबर भी जा सकते हैं। और कोई मेंबर हमारा कोई क्वेश्चन पूछना चाहे योगेश जी से? हाँ योगेश सर, मेरा एक सवाल है आपसे। जी सर। हाँ, योगेश जी, क्या हो रहा है दिल्ली के अंदर, कोई भी आदमी 200 300 400 गज का एक टुकड़ा लेता है, उस पर 8 फ्लैट बना देता है। ठीक है। ठीक है, जो अपने आप को बिल्डर कहना चालू कर देता है, तो क्या उसको भी रेरा में रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है? देखिए, 500 मीटर या 8 यूनिट, दोनों में से जो ज्यादा होगा तभी रेरा की एप्लीकेबिलिटी आती है। ओके, 500 मीटर। 500 मीटर अप टू 500 मीटर रेरा में कवर्ड नहीं होगा, या 8 यूनिट से ज्यादा बना रहे हो, 8 यूनिट तक बना रहे हो तो रेरा में कवर्ड नहीं होगा। जैसे ही दोनों में से किसी एक चीज में आगे निकल गए, फौरन रेरा में बिल्कुल। रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है। योगेश जी, ये जी। 500 मीटर का मतलब क्या हुआ? एरिया ऑफ प्लॉट, ओके। लैंड का एरिया देखना है, टोटल कारपेट एरिया नहीं देखना है। हाँ। मतलब 8 दुकानें बनाई जा रही हैं तो भी रेरा में, मतलब 8 से ज्यादा दुकानें बनाई जा रही हैं तो वो भी रेरा में कवर्ड है। चाहे वो लैंड 8। जो है सर, उसने हस्बैंड वाइफ 2 लोगों के 3 लोगों के नाम में ले ली, उससे भी कोई फर्क ठीक नहीं है। पड़ता? उससे भी नहीं, कोई फर्क? प्रमोटर में तो सारे कवर्ड होंगे ना, जितने भी लैंड ओनर है सबका देखा जाएगा ना। अब देखिए, इसमें जो देखा जाएगा मेनली मैप अप्रूवल देखा जाएगा, जी जी जी। कि मैप अगर सपोज करो वो 600 मीटर के लिए किया जा रहा है, 550 के लिए किया जा रहा है, तो वो रेरा में कवर्ड हो गया। ठीक सर। ओके सर, थैंक यू थैंक यू। और सर किसी जैसे प्रोफेशनल जैसे फ्रेंड्स को? जी हाँ जी, संतोष सर, जी। जैसे बहुत सारी जो अपने हमारे मध्य प्रदेश में क्या होता है कि छोटी छोटी जो तहसील प्लेसेस हैं, डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस हैं, तो लोग बाग एग्रीकल्चर लैंड 2 एकड़ 3 एकड़ खरीद कर और उस पर प्लॉटिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें क्या रेरा लेना जरूरी रहता है, रेरा का रजिस्ट्रेशन? बिल्कुल सर, मैंने आपको बताया ना कि मध्य प्रदेश हाँ। में कोई भी एरिया बचा नहीं है। हाँ मध्य प्रदेश में सारा प्लांट एरिया है। जी। तो मध्य प्रदेश में जब सारा प्लांट एरिया है, तो कहीं भी अगर प्लॉटिंग हो रही है, कहीं भी कुछ हो रहा है, 500 मीटर से ऊपर होते ही हाँ। या 8 यूनिट से ज्यादा होते ही वो रेरा के अंदर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन है। ओके सर। आई थिंक योगेश जी, इट वाज रियली अ वेरी गुड एंड आई ओपनिंग सेशन। कई प्रोफेशनल भाई को हम लोगों का शायद इसकी। रवि अदीब, ये शायद रवि प्रकाश सर शायद हैंड्स मूव कर रहे हैं, हमारे सीनियर मेंबर लग रहे हैं, शायद वो कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? एक बार देखिएगा। रवि जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने को। रवि सर, अगर आपने कुछ पूछना है तो अनम्यूट कर लीजिए। रवि रवि सर अनम्यूट मेरे नहीं कर ख्याल पा से रहे हैं। दिक्कत है उनके, या तो वो व्हाट्सएप पे हमें मैसेज भेज देंगे तो फिर आगे हम योगेश जी को भेज देंगे। सर एक क्वेरी ये थी कि क्या आईसीआई अपना कोई रेरा से रिलेटेड कोई कोर्स चला रहा है, मैंने या बताया उसकी ना कोई? आपको, एक तो देखिए अभी क्या है कि एक तो रियल एस्टेट का सर्टिफिकेशन कोर्स आ रहा है ऑनलाइन। अभी कर लीजिए, आप लॉगिन में जाकर देखिएगा, आपको मिल जाएगा वो मेरे ख्याल से अभी जो है वो 21 या 23 से ही स्टार्ट होने वाला है। तो अच्छा। उसमें ऑल ओवर इंडिया लगभग 200-250 लोग रहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रहते हैं, और ज़्यादा फीस भी नहीं है, 5,900 की फीस है उसकी। तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसमें सारे जितने भी रियल एस्टेट के लॉ हैं ज़्यादातर कवर कराए जाते हैं। चाहे वो ओके। इनकम टैक्स है, चाहे जीएसटी है, चाहे रेरा है, चाहे अपार्टमेंट एक्ट है, चाहे टेनेंसी एक्ट है, चाहे आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, चाहे जो है ये अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट का भी थोड़ा सा पार्ट लिया जाता है, अपार्टमेंट एक्ट का भी लिया जाता है। तो वो सारी चीजें जो टच अपॉन की जाती हैं कि रियल एस्टेट को ओवरऑल समझाने की कोशिश की जाती है उसमें। और मतलब ओके। इवन आप रियल एस्टेट में, आप जो है रियल एस्टेट में प्रैक्टिस भी नहीं करना चाह रहे, आप ऐसे भी नहीं करना चाह रहे, लेकिन ये आपके लिए इनकम टैक्स में और जीएसटी में भी हेल्पफुल हो जाएगा। ये जो आईसीआई का कोर्स आप जो बता रहे हो? जी। और इवन कमेटी ऑफ मेंबर्स इन प्रैक्टिस एक फुल फ्लैश 6 डे का कोर्स लेकर आ रही है रेरा के ऊपर ही। ओके सर, थैंक यू। अभी मतलब उसमें क्लासेस डिसाइड होंगी, लेकिन वो कोर्स मटेरियल बन चुका है और ये आने वाला है मतलब।
ठीक है सर, थैंक यू। फ्रेंड्स, हमारे बीच फिया के ट्रेजरर सीए उत्तम मोदी जी हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आएं और हमारे योगेश जी, हमारे स्पीकर और हमारे व्यूवर्स को थैंक्स कहें। उत्तम भाई। धन्यवाद अदीब भैया। योगेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जस्ट बिकॉज उन्होंने वो टॉपिक कवर किया है आज, जो टॉपिक हम प्रोफेशनल जनरली टच करने से भी डरते हैं। सच कहूँ तो ये पेनल्टियां और ये अपॉर्चुनिटीज दोनों चीजें ही हमसे अनभिज्ञ है, अगर मैं वो बात करूँ तो। ये सेशन काफी लोगों को मोटिवेट करेगा कि भाई ये भी एक एरिया है जहाँ पे प्रैक्टिस की जा सकती है। एंड डेफिनेटली कुछ प्रोफेशनल्स चाहते हैं कि हम ट्रेडिशनल प्रैक्टिस से हटकर काम करें, बट वो अपना कोर एरिया किस में करना चाहिए वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। तो इसी मुहिम के साथ हम लोग फेडरेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक अफेयर्स भी मंथन सीरीज चला रहा है, जहाँ पर नए नए टॉपिक्स भी ला रहा है। तो इसी टॉपिक में आज योगेश जी ने हमारे बहुत बड़ा, मैं बोलूँ, आई ओपनिंग सेशन दिया है रेरा के ऊपर। तो धन्यवाद योगेश जी। मैं और बस आपको एक चीज के एश्योर करना चाहूंगा कि अगर मुझे आप फ्यूचर में बुलाते हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे रेरा पे, तो मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा। सर, इवन आपके स्टेट वेलकम, लॉ के हिसाब से ही अवेलेबल रहूंगा। हमेशा वेलकम है सर आपका। और धन्यवाद देना चाहूंगा पूरी टीम को और एमपी टैक्स लॉ बार एसोसिएशन को, जो हमारे साथ मिलकर इस मंथन सीरीज को सक्सेसफुल बना रही है। और धन्यवाद आप सभी ऑडियंस का, जस्ट बिकॉज बिना ऑडियंस के कोई स्पीकर अच्छा स्पीकर नहीं बनता, और ऑडियंस कंटिन्यू जुड़ी रहे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और इस सेशन में और जो भी पहले सेशन हुए हैं, ये देखा गया है कि जो टॉपिक्स हम लोग कवर कर रहे हैं, ऑडियंस कंटिन्यू जुड़ी रहती है। इवन कई बार क्या होता है, टेक्निकली भी कोई बाहर चला जाता है गलती से, वो वापस हाथों हाथ एंटर करने की कोशिश करता है, जस्ट बिकॉज इसके पीछे हम लोग देखते हैं यहाँ एडमिट करना है, अभी एग्जिट हुआ, हाथों हाथ एंटर हुआ। तो अल्टीमेटली लोग जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जरूरी भी है कि नए आयाम, नए प्रैक्टिस के जो एवेन्यूज हैं उनको टच किया जाए। तो फिया कंटिन्यूसली कोशिश करेगा प्रोफेशनल्स को ये नए चीजें लाने के लिए। और उसके साथ अगर मैं बात करूं, तो हम लोग जैसे अभिषेक सर ने बताया कि हम लोग इनकम टैक्स का एक डिटेल सेशन कोर्स ला रहे हैं। उसके साथ ही इन फ्यूचर हम लोग एआई पर एक बहुत ज्यादा डिटेल कोर्स ला रहे हैं, जिसमें प्रोफेशनल्स एआई को कैसे यूज कर सकते हैं। जस्ट बिकॉज आज एआई का मतलब सिर्फ चैट जीपीटी से लिया जा रहा है, जो कि बहुत ज्यादा गलत है अगर मैं बोलूँ तो उसका भी डिटेल कोर्स हम लोग बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे। एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देते हुए ओवर टू यू दिव्या। थैंक यू उत्तम भाई। रियली इस वेबिनार को सक्सेसफुल बनाने के लिए जितनी भी एजेंसी, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी है, उन सबको एक बार पुनः धन्यवाद। सबसे बड़ा धन्यवाद योगेश जी का कि उन्होंने अपना इतना कीमती समय निकाला और अपनी नॉलेज जो है हमसे शेयर करी। और हम लोग चाहेंगे कि हमारे जो भी प्रोफेशनल भाई हैं, वो इस एरिया के अंदर अपनी अगर फील्ड बनाते हैं, तो योगेश जी के अकॉर्डिंगली वो हमेशा उनके लिए अवेलेबल हैं। और हम चाहेंगे कि कोई डिटेल्ड अगर हमें सेमिनार, अगर हमारे मेंबर्स की रिक्वेस्ट आती है एक पर्टिकुलर सेक्शंस पे या पर्टिकुलर एक्ट पे या पर्टिकुलर एरिया के लिए, तो हम योगेश जी को रिक्वेस्ट करेंगे कि आगे आने वाले सेशनों में वो एक सेशन और लें, जिसमें एक फोकस उसी एरिया पे रखें जो हमारे मेंबर्स की मेनली डिमांड रही है। इसी जो के पॉइंट तहत मैं इस सेमिनार का कंक्लूजन करता हूँ। उत्तम जी कुछ कह सर रहे हैं? कौन सा? बस मैं वही कह रहा हूँ कि एक डिटेल कोर्स अगर रिक्वेस्ट आती है तो डेफिनेटली हम योगेश जी को वापस इनवाइट करेंगे कि जी, पर्टिकुलरली फोकस करें इसी चीज पर और प्रोफेशनल्स को और मोटिवेट करें। जी, सभी थैंक की यू। तरफ से पुनः पुनः मैं धन्यवाद। हमेशा तैयार हूँ। जब भी अभिषेक जी मुझे जो है ऑर्डर करेंगे, मैं हमेशा उनके लिए तैयार हूँ। ऐसा हम तो प्रार्थना करने वाला वैसे है। और जो जो भी प्रोफेशनल हमारे भाई डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहते हैं योगेश जी से, योगेश जी अगर आप चैट बॉक्स में अपना नंबर लिख दें, तो इट विल बी इजियर फॉर आवर प्रोफेशनल फ्रेंड्स टू कांटेक्ट यू इन केस ऑफ एनी अर्जेंसी और एनी रिक्वायरमेंट। अच्छा अदिब्य, एक मैं चीज और मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा। जी, बेसिकली जैसा मैंने अभी बताया कि हम लोग कंटिन्यू कोशिश कर रहे हैं कि कुछ नए चीजें लेकर आए। तो जी, अगर आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे, ऑडियंस में से भी, जो लोग कुछ नए ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस से थोड़ा हटकर है, तो अगर जी। वो लोग भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो फिया सबका वेलकम करता है। बड़ा अच्छा आपने बताया। फिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है योगेश जी, जो ना सिर्फ स्पीकर्स को इनवाइट करता है, बल्कि मॉडरेटर्स को, कन्वीनर्स को भी इनवाइट करता है। कोई भी अगर हमारा प्रोफेशनल भाई अगर किसी सेमिनार का मॉडरेटर, कन्वीनर बनना चाहता है, वो भी वेलकम है। हम नए नए अपने प्लेटफॉर्म पे नए नए लोगों को चांस देते हैं, ताकि उनको एक पब्लिक स्पीकिंग की हिच खुले और वो आगे आके मंच पे आके और अलग अलग मंच को संभाल सकें। दोस्तों, चैट बॉक्स में योगेश जी ने अपना नंबर डाल दिया है। इन केस अगर किसी प्रोफेशनल भाई को ये नंबर चाहिए, तो ही कैन सेव एंड कांटेक्ट योगेश जी।
मेरा मेरा अपना कहना यह है कि आप सभी लोगों को एक नया जो एक्ट मैंने बताया था आपको, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट एक्ट, जी इसको ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि इवन ये एक्ट जो है इंडिविजुअल पर भी एप्लीकेबल है कि आप कोई डिपॉजिट नहीं ले सकते उनसे। मतलब आप किसी भी, जो कुछ दो दो या चार लोग हैं उनके अलावा डिपॉजिट आप किसी से नहीं ले सकते। और आप देखते होंगे बैलेंस शीट में जो है कितने अनसिक्योर्ड लोन खड़े होते हैं जी जो कि अनरिलेटेड पार्टीज से हैं। तो आज नहीं तो कल वो चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली हैं। तो सब लोगों को इस चीज के लिए ध्यान देने की जरूरत है। और मतलब जितना भी हो सके अपनी तरफ से जो है, जो भी एक्ट आ रहे हैं या प्रेजेंट में है, उन सबको ध्यान देकर ही जो है ऑडिट वर्क या अपना प्रोफेशनल वर्क करें। योगेश जी, बड़ी अच्छी बात बताई है आपने। ये शायद एक ऑर्डिनेंस भी आया था 6 महीने के लिए लगाया था कि डिपॉजिट के लिए। अब ये वापस से ऐसा अप्लीकेबल अगर है तो वो एक्ट का एक बार नाम चेट बॉक्स पे आप लिख दीजिए ना। बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट एक्ट, ये एक्ट ही है अपने आप में, ये 2019 से आ चुका है। सर एक बार थोड़ा सा लिख दीजिए उसको। मैं लिख देता हूँ। पूरा नाम तो कुछ और है, मतलब आप चेक करेंगे तो मिल हाँ, जाएगा। हम सर्च कर लेंगे। पर एक ऑर्डिनेंस भी आया था बीच में, गवर्नमेंट लेके आई थी 6 महीने के नहीं, लिए, पता नहीं ऑर्डिनेंस वो नहीं आया। मैं आपको बता दूं कि एक तो एक्ट है बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट एक्ट, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं बट्स एक्ट। और इसके ही बिल्कुल सेम एक्ट आ गया है बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड लेंडिंग एक्ट। अच्छा। ये मतलब ये वो बिल आया हुआ है बेसिकली, बिल्कुल सेम है, डिट्टो है, सेक्शन भी आप मैच कर लोगे। लेकिन वर्ड बस चेंज हो गया है, लैंडिंग हो गया है डिपॉजिट की बजाय। अच्छा, थैंक यू योगेश जी फॉर इस योर पर ध्यान देने वैल्यूबल की टाइम। जरूरत है। नहीं नहीं, थैंक्स अ लॉट योगेश जी। योगेश जी, हम हर सेमिनार में कोई ना कोई नया एक्ट और नया कोई रूल समझते हैं कि हम लोगों को सीएस को, एडवोकेट्स को पढ़ना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट जिस फास्ट स्पीड से नए एक्ट ला रही है, उसी स्पीड से हम प्रोफेशनल्स को भी अपनी नॉलेज अपग्रेड करते रहना देखिए पड़ेगा। ऐसा है कि मैं आपको बताऊं कि जब कोई नया एक्ट आता है, देखिए मतलब आज 2025 का, मतलब 2025 का इनकम टैक्स एक्ट आ गया है। जी आप समझिए कि हम कितने प्रोफेशनल्स ऐसे हैं जो उसको पकड़ पाएंगे। जो पढ़ रहे हैं वही पकड़ पाएंगे। जी तो जो जो नए नए एक्ट आ रहे हैं वो ज्यादा अपॉर्चुनिटी देते हैं कंपेयर बिल्कुल, टू ओल्ड एक्ट्स के। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो इनमें लीड ले लेगा वो आगे निकल जाएगा। ठीक बात। Now we are coming to the conclusion. Again, I thank all the office bearers of both the organizations, our speaker and our viewers. बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वेबिनार से जुड़ने का। और भैया इसी तरीके से मंथन की सीरीज आगे बढ़ाता रहेगा और एमपी टैक्स बार एसोसिएशन के साथ नए नए टॉपिक, नए नए एरियाज के ऊपर वीकली अपना एक वेबिनार करता रहेगा। सभी को पुनः धन्यवाद। धन्यवाद।